हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। अगर आप झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपके दो पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर हम बात करें पेपर 1, तो पेपर 1 जो है वो पूरी तरीके से फूड लॉ का सिलेबस इंक्लूड करता है। पेपर 1 में फूड लॉ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अगर हम यहां पर देखें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का वेटेज लगभग सेम है, दोनों ही में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 का वेटेज जो है दोनों ही सेम वेटेज के हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर 1 में फूड लॉ में आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्लास में ये एक मैराथन सेशन है जहां पर हम अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो सारी चीजों को लेकर के यहां पर हम बात करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कुछ डेटा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन का जिनको आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपडेट्स वगैरह, अगर कुछ अमेंडमेंट हुए हैं स्पेशली इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जैसे कि जन विश्वास एक्ट, उसको लेकर के भी हम इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक एक स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 100% इस पर्टिकुलर क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए बहुत अच्छे से एक एक स्लाइड को बहुत अच्छे से जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको यहां पर चीजें कवर करनी है। तो चलिए इस अपने मैराथन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अगर हम आपके सामने बात करें कि अगर फूड लॉ को लेकर के, तो हमारी कंट्री में मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉ पहले आपको देखने को मिलते थे। अगर हम देखें जैसे कि इंडिया है, इंडिया की अगर हम बात करें अभी के टाइम पे आपको यहां पर एक चीज देखने को मिलती है। आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ना, वन नेशन वन फूड लॉ, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वन नेशन वन फूड लॉ, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? पहले की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद में बात करें, मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ हमें देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फूड लॉ था जिसको हम बोलते हैं पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1954 में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में देखो आप, और भी मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए एक अलग लॉ था। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑयल्स के लिए, उसके लिए एक अलग लॉ था। फिर अगर हम देखते हैं मीट प्रोडक्ट्स के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए सबके लिए एक अलग लॉ था। तो यहां से हमें यह देखने को मिलता है कि जितनी भी फूड कमोडिटीज हैं उनको लेकर के मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉ हमें देखने को मिलते थे। अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉ को अगर देखें तो उसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। क्या प्रॉब्लम्स होती थी? देखो, अगर मल्टीपल टाइप यानी कि बहुत सारे अगर फूड लॉ होंगे तो उनके रेगुलेशन में गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, यहां पर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, यानी कि जो यहां पर फूड का बिजनेस करते हैं, उनको भी दिक्कत आएगी। उनको कैसी दिक्कत आएगी? क्योंकि उनको मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ में जो कंप्लायंस मेंशन है उन कंप्लायंस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ अगर कंप्लायंस है, मल्टीपल टाइप के कंप्लायंस को करने में ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा फूड बिजनेस ऑपरेटर का, और उनको डिफिकल्टी भी होगी। तो यहां पर गवर्नमेंट को भी मैनेज करने में प्रॉब्लम थी, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर एक तरीके से फूड बिजनेस ऑपरेटर को भी यहां पर दिक्कत होती थी। तो जो एक तरीके से गवर्नमेंट का यहां पर एक विजन आया कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के यहां पर ये प्रमोट किया गया, और सोचा गया कि इंडिया में हम एक वन नेशन है तो वन फूड लॉ लेकर के आए, जिससे हम सारे ही फूड बिजनेस ऑपरेटर को एक सिंगल प्लेस पे लेकर के आए, सबको हम रेगुलेट कर सके, और यहां पर जो भी उनको रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, जो भी चीजें लेनी है तो वो एक सिंगल प्लेस से यहां पर ले सके। तो इन सारी चीजों को करने के लिए चीजें स्टार्ट होती हैं। एक सिंगल फूड लॉ आया जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब ये 2006 में आया था। ठीक है, इसके पहले बहुत सारी चीजें रही, अगर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें इंडिया में रही। देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहाँ पर एक आइडिया आया था कि फूड लेजिस्लेशन यानी कि फूड लॉ हमारी कंट्री में होना चाहिए, ये बहुत पहले की बात है। फिर 1954 में, ये 1916 में आप देखोगे कि ये आइडिया आता है गवर्नमेंट को। उसके बाद में आप देखोगे कि फर्स्ट लेजिस्लेशन नोटिफाइड 1954 में। सबसे पहला जो लेजिस्लेशन आता है यानी कि जो फूड लॉ आता है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आता है। देन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ मल्टीपल लॉ, जो मल्टीपल लॉ हैं 2004 में, उनको क्या किया जाता है? उनको रिव्यू किया जाता है। उनको रिव्यू किया जाता है, उसके अंदर की चीजें देखी जाती है, यहाँ पर क्या क्या डिफिकल्टीज हैं जो हमें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेटेड फूड लॉ इनेक्ट होता है 2006 में, जिसको हम क्या बोलते हैं?
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब यहां पर क्या बातें होती हैं ध्यान से समझना। 2002 में हमारे बजट सेशन में इस बात को रखा जाता है कि हम मल्टीपल फूड लॉ से सिंगल फूड लॉ पे शिफ्ट करें। क्यों शिफ्ट करें? जिससे कंप्लायंस और चीजों को रेगुलेट करना आसान हो। तो 2002 के बजट सेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट सेशन होता है उसमें यहां पर डिस्कशन होता है। 2000 अगर हम 4 में देखें तो यहां पर बताया जा रहा है कि मल्टीपल टाइप के जो फूड लॉज थे उनको रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद में 2005 में क्या होता है, इस लॉ का बिल बनकर के तैयार होता है। 2005 में बिल बन के तैयार होता है। देन 2006 में क्या होता है, एक्ट बनकर के तैयार होता है। तो 2002 में बिल, अगर हम देखिए बजट सेशन में बात होती है, 2005 में बिल आता है, 2006 में एक एक्ट बन के तैयार होता है। ठीक है, अब जब एक्ट बन के तैयार होता है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले कोई भी लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से सेशंस होते हैं। तो कोई भी बिल होता है उसको सबसे पहले ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तो बिल जो है वो 2005 में जो है वो पास हो जाता है, मतलब 2005 में बिल बनकर तैयार होता है। ठीक है, 2006 में भी अगर हम देखें तो आपको डेट याद रखनी है, 23 अगस्त। 23 अगस्त को क्या होता है, यहां पर पूरी तरीके से हमारा जो एक्ट है 2006 वाला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बन के तैयार होता है। और 24 अगस्त को क्या होता है, गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया जाता है। गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई करने का मतलब गवर्नमेंट का एक अपना जनरल होता है, उसमें ये अपने सारे फूड लॉ को पब्लिश करते हैं, तो वहीं पर इसको भी पब्लिश किया जाता है। तो आपको ये डेट याद रखनी है। और उसके बाद में 2006 में 23 अगस्त को प्रेसिडेंट की तरफ से पूरा अप्रूवल मिल जाता है, बट 24 अगस्त को इसको नोटिफाई कर दिया जाता है, कहां पे, गैजेट ऑफ इंडिया में। 2008 में फिर कुछ चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो फूड लॉ बनता है, इसके सेक्शन नंबर 4 में बोला जाता है कि इस लॉ में जो भी प्रोविजंस मेंशन है फूड लॉ में, उनको एक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको इन्फोर्स करने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत होगी, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट होता है कब, 2008 में। ठीक है, देन 2011 में क्या होता है, ऑपरेशनलाइज होता है FSS एक्ट का, यानी कि FSS एक्ट जो है वो पूरी तरीके से वर्किंग में आता है। कैसे? क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ रूल्स बन के तैयार होते हैं, कुछ रेगुलेशंस बन के तैयार होते हैं। देन पूरा का पूरा फूड लॉ जो है वो 2011 से वर्किंग में आता है। 2008 में FSSAI सेटअप हो गया था। देन उसने कुछ रेगुलेशंस बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, और वो सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो लॉ है कब ऑपरेशनलाइज्ड हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2011 में। उसके बाद में बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। तो यहां पर क्रेडिबिलिटी को लेकर के जब बात होती है, तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए हमें एक टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए होती है कि जो भी फूड है उनकी टेस्टिंग वगैरह कर सकें और हम फूड सेफ्टी को और ज्यादा इंश्योर कर सकें। तो जब बात आती है क्रेडिबिलिटी की, तो यहां पर क्या होता है, NABL एक्रीडिटेटेड लेबोरेटरी का सेटअप होता है कब, 2012 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन अगर हम यहां पर बात करते हैं इनहैंसिंग विजिबिलिटी, अब विजिबिलिटी को कैसे इनहैंस करें, उसके लिए क्या होता है, FSSAI लोगो एंड लाइसेंस नंबर मैंडेटेड ऑन द लेबल्स ऑफ द पैकेज फूड। अब यहां पर क्या हुआ, विजिबिलिटी, कैसे आप देख सकते हो कि ये जो फूड है जो मार्केट में अवेलेबल है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके लाया गया है, नहीं लाया गया। तो आपको उसके ऊपर क्या होगा, 2013 में आपको FSSAI लोगो एंड लाइसेंस नंबर जो है वो मैंडेट कर दिया गया। जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है उनकी जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ये होना चाहिए। देन अगर 2016 में आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, अडॉप्टिंग अ कोलैबोरेटिव मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। अब जब मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच आएगा, यानी कि जब मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी कंबाइंड होकर के साथ में मिलेंगे, साथ में तो और अच्छे से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको फोस्ट ट्रैक ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि इंट्रोड्यूस होने लगती हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर लगभग
2016 में अगर हम बात करें लगभग फूड लॉ को बने हुए 10 साल हो जाते हैं। तो और चीजें धीरे धीरे यानी समझ में आने लगता है कि जो फूड लॉ है उसमें किस तरीके से वो काम कर रहा है, जो उसके प्रोविजंस है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो लगभग 10 साल इसको यहाँ पर हो जाते हैं। फिर न्यूट्रिशन पे फोकस करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, FFRC बोलते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे कि टाटा के साथ में मिलकर के यहाँ पर ये फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिली। तो मल्टी स्टेक होल्डर का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि FFRC की जब हम बात करते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर की बात करते हैं, तो वहां पर एक तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आता है, तो कौन सा आता है, टाटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे हम और अगर देखें, इसके आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टाटा के बारे में, जो यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में। देन आप देखोगे 2016 के बाद में 17 में बात आती है क्या, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी साथ ही साथ कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी को करने के लिए यहाँ पर एक IT सिस्टम बनाया गया कि जिससे क्या है कि जो लाइसेंस है या फिर रजिस्ट्रेशन है या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर का क्या स्टेटस है, उनको रिटर्न फाइल करना है या फिर उनका लाइसेंस का क्या स्टेटस है, ये सब ट्रांसपेरेंसी कोई भी अगर चेक करना चाहता है किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में कि उसका लाइसेंस और एक्टिवेट है या फिर डीएक्टिवेट हो गया है, वो किस टाइप का बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, सेंट्रल है, क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हो आप वेबसाइट पे जाकर के। इसके लिए पावरफुल IT टूल वगैरह बनाए गए। तो यहाँ पर आप देखोगे फॉस्कोरिस हो गया, थर्ड पार्टी यहाँ पर ऑडिट का सिस्टम लाया गया, और साथ ही साथ आप देखोगे इन्फोनेट, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से फूड लेबोरेटरी को लेकर के एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद में एक और क्लास आएगी जो लॉ से थोड़ा रिलेटेड होगी, FSSAI के अदर इनिशिएटिव को लेकर के होगी, मैराथन में, उसमें हम बात करेंगे। देन 2018 में आप देखोगे ब्रिंकिंग द विजन अलाइव, वन नेशन वन फूड लॉ। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर और चीजें आगे बढ़ती हैं। स्टेट मिनिस्टर ऑन द फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन क्या करते हैं, यहाँ पर चीजें और बढ़ती हैं। नेशनल रेफरेंस फूड लेबोरेटरीज वगैरह आती हैं। आप देखोगे कि आज के टाइम पे और रेफरेंस फूड लेबोरेटरी, रेफरल फूड लेबोरेटरी, ये सारी चीजें यहाँ पर होने लगती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। AI पावर्ड और टूल्स को यहाँ पर ऐड किया जाने लगा। तो इन सारी चीजों को हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो ये चीजें आपको, ये जो जर्नी दिखा रही है ना, ये वन नेशन वन फूड लॉ के अंदर में ये सारी चीजें इंक्लूड होती जाती हैं। तो आपको ये सब बातें यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देन अगर हम बात करें जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लॉ थे, वो कौन कौन से मल्टीपल टाइप ऑफ फूड लॉ थे जो रिपील्ड हो गए। रिपील्ड यानी कि एक तरीके से इसके जो भी प्रोविजंस थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, उनको इंक्लूड कर दिया गया किसमें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, और इनको रिपील कर दिया गया। तो सबसे पहला क्या था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। दूसरा था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी कि फ्रूट को लेकर के जो लॉ था। तीसरा था मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी मीट को लेकर के जो लॉ था। वेजिटेबल को लेकर के, एडिबल ऑयल एंड पैकेजिंग को लेकर के, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को लेकर के, साथ ही साथ अगर हम बात करें द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो ऑयल, इसको लेकर के जो ऑर्डर था उसको भी यहाँ पर रिपील कर दिया गया था। और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मर्ज कर दिए गए थे किस पे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी है कि वन नेशन वन फूड लॉ ये कहां से यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। आयुब, इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर है। तो कौन से, अगर आपसे एक और है जो हम देखते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो रिपील नहीं किया गया था, ये 7 ही है जो रिपील किए गए थे। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर 8 मेंशन है, बट 8 आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। जब हम बात करते हैं फूड लॉ की, तो फूड लॉ में 3 चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट होता है 2006, दूसरा होता है FSS रूल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011, तीसरा होता है रेगुलेशन। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो पूरा बनता है फूड लॉ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, तो ये हमारा 2006 में आ जाता है। ठीक है, देन दूसरा आता है रूल्स। अब रूल्स की अगर बात करें, ये कौन बनाता है, ये बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। उसके बाद में कुछ आते हैं रेगुलेशन, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को रेगुलेट करने के लिए या फिर उनके बिजनेस की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो वो रेगुलेशन कौन कौन से हैं, सबसे पहला रेगुलेशन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेसेस 2011। ये सारे के सारे लगभग 2011 में आए थे। उसके बाद में आज के टाइम पे देखोगे मल्टीपल टाइप ऑफ रेगुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। तो ये रेगुलेशन लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को लेकर के है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा रेगुलेशन आता है फूड स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव को लेकर के, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए।
जिसमें आप देखोगे कि मिल्क को लेकर के, मीट को लेकर के, आप देखोगे कि सीरियल्स को लेकर के, आप देखोगे कि जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं उनको लेकर के, हनी को लेकर के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। देन आता है प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल। यहाँ पर कुछ फूड है जिनको प्रोहिबिट किया गया है या फिर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप किस तरीके से उसको सेल कर सकते हो, कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस है। यहाँ पर आता है उसके बाद में लेबोरेटरी एंड सैंपलिंग एनालिसिस। लेबोरेटरी एंड सैंपलिंग एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया गया है कि जो इंपॉर्टेंट फूड लेबोरेटरीज हैं एज पर FSSR 2011 फॉर द लेबोरेटरी एंड सैंपलिंग एनालिसिस को लेकर के जो रेगुलेशन है वो कौन कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही पर यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसके प्रेमाइसेस में अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर जा रहा है तो वहां से अगर वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट कलेक्ट करेगा, वो चीजें यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। देन आता है कंटामिनेंट्स एंड टॉक्सिन्स को लेकर के, रेसिड्यूज को लेकर के। तो इसमें बहुत ज्यादा डेटा है जो आपको याद करना होता है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर मरकरी को लेकर के, लेड को लेकर के थोड़ी बहुत चीजें हैं वो देख लेते हैं तो एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। इंपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फूड फोर्टिफिकेशन में आप बेसिकली ये देखते हो कि जब हम बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन की, तो फूड फोर्टिफिकेशन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो हम देखते हैं ऐड करते हैं किसी भी फूड में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी हो रही है उसको कम करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी फूड है, स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड जैसे कि सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, इन स्टेपल फूड में क्या करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। जैसे विटामिन डी वगैरह हो गया, आयरन हो गया, मिनरल्स की बात करें, विटामिन की बात करें, इनको हम यहाँ पर ऐड करते हैं और फिर उसके बाद में मार्केट में गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये सारे कुछ रेगुलेशंस हो गए, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको यहां पर क्लियर है। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है जहां से क्वेश्चंस हमेशा 100% बनना तय है, तो वो है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अभी तो आपको बस बताया था कि फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट क्या है, बट अभी तक ये नहीं डिस्कस किया कि इसमें और क्या क्या चीजें। जब फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट को हम देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल 12 चैप्टर हैं, यानी कि 12 चैप्टर में इस पूरे लॉ को डिवाइड किया गया है। देन यहाँ पर 101 सेक्शन है, 101 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। देन यहाँ पर लास्ट में 2 शेड्यूल हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर इन प्रोविजन से थोड़ा अलग है उसको यहाँ पर शेड्यूल में डाला गया। तो यहाँ पर 2 शेड्यूल हैं, 12 चैप्टर हैं, 101 सेक्शन है। अगर हम यहाँ पर सेक्शंस को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये सेक्शंस हमें याद कैसे होंगे। सेक्शंस को याद करने से पहले सबसे पहले आपको चैप्टर्स को याद करना पड़ेगा। चैप्टर्स को याद करना काफी ज्यादा आसान है। कोई भी चीज स्टार्ट करोगे तो कैसे यहाँ पर होगी, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रीलिमिनरी, ठीक है, यानी कि उसमें बहुत बेसिक है। फूड लॉ का बहुत बेसिक बताया गया है कि इस पूरे एक्ट का नाम क्या होगा और ये किस तरीके से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे पूरा कंट्रोल होगा। और सेक्शन नंबर 3 जो इसका है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस बताई गई हैं जो पूरे एक्ट को आगे समझने में आपकी हेल्प करती हैं। तो पहला जो है उसमें बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है इस एक्ट के बारे में। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है FSSAI। तो जो सेकंड वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, FSSAI के बारे में। सेक्शन नंबर 4 से लेकर के 17 तक हम पढ़ते हैं FSSAI के बारे में। तो FSSAI के बारे में सारी बातें हैं कि FSSAI का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेयरपर्सन का सिलेक्शन कैसे होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के फंक्शंस क्या होंगे, साइंटिफिक पैनल क्या होंगे, साइंटिफिक कमिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड्स बनाने में किसका क्या रोल होगा, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फूड अथॉरिटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी करती है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन अगर उसके आगे हम देखते हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 आता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया FSSAI, अब ये आगे काम करेगा। जब ये काम करेगा तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएगा। जब ये स्टैंडर्ड्स बनाएगा, कुछ यहाँ पर चीजें आप देखोगे, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाएगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाते टाइम पे हमारा लॉ ये कहता है कि कुछ यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स हैं फूड सेफ्टी को लेकर के, वो आपको ध्यान रखने होंगे। किसको ध्यान रखने होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फूड अथॉरिटी को। कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको ध्यान रखने होंगे। तो सेक्शन नंबर 18 में यही बात करी गई है। सबसे यूनिक बात यहाँ पर ये बोली गई है, इस लॉ के जो भी प्रोविजंस है वो फार्मर के ऊपर लागू नहीं होंगे। यानी कि फार्मर अगर किसी भी फूड का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, यानी कि फार्मर के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है।
देन चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 कहता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू, चैप्टर नंबर 4 आता है जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल ऑफ फूड। आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के कुछ जनरल प्रोविजन है, जैसे कि कंटामिनेंट्स को लेकर के, जेनेटिकली मॉडिफाइड को लेकर के, वेटनरी जो ड्रग रेसिड्यू वगैरह होते हैं उनको लेकर के, या फिर अगर हम बात करें फूड की पैकेजिंग और लेबलिंग को लेकर के जो प्रोविजंस हैं वो हमें चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है सेक्शन नंबर 19 से 24 है। देन सेक्शन नंबर 25 है, वो भी एक यूनिक है क्योंकि यहाँ पर केवल एक सेक्शन है और यहाँ पर हम बात करते हैं फूड इंपोर्ट की। इंपोर्ट यानी कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो अगर बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। उनको यहाँ पर ये पूरे लॉ को, ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 25 को फॉलो करना होगा। सेक्शन नंबर 25 के अंडर में जो भी रेगुलेशन बने हैं उनको भी फॉलो करना होगा, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 5 के बाद में चैप्टर नंबर 6 में जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें हमने देख ली, ये सारी चीजें आगे बढ़ी। अब जब बात आती है कि जो मार्केट में फूड को बेच रहा है, कौन बेच रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, कौन कर रहा है मैन्युफैक्चर? फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर की स्पेशल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी फूड की सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि फूड बिजनेस ऑपरेटर बहुत अच्छे से जानता है कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में कि वो क्या मिला रहा है, क्या ऐड कर रहा है, कौन सा एडिटिव कितनी अमाउंट में डाल रहा है, कौन सा प्रोसेसिंग ऐड कितनी अमाउंट में डाल रहा है, कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी अमाउंट में डाल रहा है, वही बहुत अच्छे से फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर सकता है। तो उसकी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में बताया गया। देन अगर हम देखें चैप्टर नंबर 7 पे जब हम मूव करेंगे तो चैप्टर नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब देखो, अब ये जो प्रोविजंस बने हैं, अब यहाँ पर जो जो चीजें एक्ट में मेंशन करी गई हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा। ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा, इन्फोर्स करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। तीनों एक ही लगभग बातें हैं, ठीक है। तो यहां पर इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 29 से 42 तक जाता है। जब इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट की बात होती है तो वहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का काम आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, क्योंकि सबसे ग्राउंड लेवल पे जो फ्रंट लाइन ऑफिसर होता है वो होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। उसके ऊपर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, देन उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, उसके ऊपर आप देखोगे फूड अथॉरिटी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चैप्टर नंबर 7 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी ऑफिसर्स हैं ग्राउंड में जो काम करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के पास में क्या क्या पावर्स होती हैं वो चैप्टर नंबर 7 के सेक्शन नंबर 38 में हमें देखने को मिलेगा। देन अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 जो है, अब समझो जब हम ग्राउंड में जाएंगे, ऑफिसर्स ग्राउंड में जाएंगे तब उन्हें कुछ भी अगर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है कि कहीं पर जो फूड है उसमें हाइजीन नहीं मेंटेन किया गया है, या फिर एज पर गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं जो फूड एडिटिव्स ऐड किए जा रहे हैं, या फिर कुछ भी उसमें ऐड किया जा रहा है, कंटामिनेंट्स वगैरह पाए गए हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, उसकी एनालिसिस करनी होगी, सैंपल कलेक्ट करना होगा। तो चैप्टर नंबर 8 किस बारे में? चैप्टर नंबर 8 बताता है एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में। सब चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही है। अब यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फूड में फूड एनालिस्ट का क्या काम होता है, फूड की सैंपलिंग कैसे करेंगे, यानी कि सैंपल को कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब समझो चैप्टर नंबर 8 आपने पढ़ा। चैप्टर नंबर 8 में जब एनालिसिस ऑफ फूड करी जाएगी, सपोज दैट कि फूड बिजनेस ऑपरेटर ने जो भी फूड मैन्युफैक्चर किया था उसको फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में एनालिसिस के लिए गया, फूड एनालिस्ट ने उसको एनालिसिस किया, उसके बाद में उसने पाया कि यहाँ पर किसी भी तरीके से लॉ का कंट्रावेंशन हुआ, तो उसने यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करी और भेज दिया किसके पास में, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में, और उसमें पाया गया कि इसमें अडल्ट्रेंट मिला हुआ है। ठीक है, अगर अडल्ट्रेंट मिला हुआ है तो क्या होगा कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनाल्टी इंपोज होगी। अगर उसके पास पेनाल्टी इंपोज होगी उसके ऊपर, तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो पेनाल्टी एंड ऑफेंसेस के बारे में है, यानी कि आपने क्या अपराध किया है और उसके ऊपर कितना पेनाल्टी इंपोज होगा। ये सेक्शन नंबर 48 से 67 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब समझो कि अगर पेनाल्टी इंपोज हो जाती है तो उसके बाद में चीजें अब जाएंगी कोर्ट में, कोर्ट में चीजें जाएंगी, तो यहां पर फूड का एक अपना स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट है जहां पर ये सारा प्रोसेस होता है एडजुडिकेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। अब ट्रिब्यूनल की जब बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में हमें देखने को मिलता है, चैप्टर का नाम है एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर कंज्यूमर जाकर के वहां पर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो यहां पर फूड को लेकर के यहां पर ये पूरा ट्रिब्यूनल आपको देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक अ कोर्ट, आपको ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। देन चैप्टर नंबर 11 जो है वो फूड अथॉरिटी से रिलेटेड है, एफएसएसएआई से रिलेटेड है, कि यहां पर
उसका फाइनेंस और अकाउंट और उसका ऑडिट और उसकी रिपोर्ट को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई को बताना होगा कि आपका फाइनेंस का क्या स्टेटस है, अकाउंट क्या है, और जो आपका ऑडिट एंड रिपोर्ट्स क्या है, आपका अपकमिंग जो ईयर है उसमें आपका क्या प्लानिंग है, क्या एजेंडा है, वो सारी बातें आपको बतानी होंगी। चैप्टर नंबर 12 जो है सबसे लास्ट चैप्टर है, सेक्शन नंबर 85 से 101 तक है। इसमें कुछ मिसलेनियस है, यानी कि जो चीजें यहाँ पर रह जाती है उनको यहाँ पर डाल दिया गया। अब आप कहोगे कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें याद क्या रखना है। चैप्टर नंबर 1 याद रखना है आपको, थोड़ा बहुत इसमें बेसिक चीजें हैं। सेक्शन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, वो आपको याद रखनी है। चैप्टर नंबर 2 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 8 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 भी आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पेनाल्टीज हैं वो आपको देख लेनी है, तो एटलीस्ट इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रिलिमिनरी, देन एफएसएसएआई, फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के बाद में जब आप 4 में जाओगे तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। 5 में जाओगे इंपोर्ट के बारे में। 6 में जाओगे तो आपको फूड बिजनेस ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेंगी। 7 में जब आप जाओगे तो इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें लाइसेंसिंग फूड बिजनेस ऑपरेटर को लेकर के लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पावर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के फंक्शन, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के फंक्शन, ये सब 7 में देखने को मिलेगा। 8 में आप जाओगे एनालिसिस ऑफ फूड है। 9 में जाओगे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज हैं। 10 में जाओगे तो आपको यहाँ पर एडजुडिकेशन के बारे में देखने का मिलेगा, फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में देखने को मिलेगा। देन अगर जब आप 11 में जाओगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंस ऑडिट ऑफ द एफएसएसएआई देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में मिसलेनियस है। तो सारे सेक्शंस इन्हीं चैप्टर्स में है। देन आपके 2 शेड्यूल बचते हैं। पहला शेड्यूल जो है वो बताता है जोन के बारे में, यानी कि कुछ स्टेट हैं जिनको जोन में डिवाइड किया गया है, वो जोन के बारे में। सेक्शन शेड्यूल नंबर 2 जो है वो उन ऑर्डर्स के बारे में बताता है जो ऑर्डर्स यहाँ पर रिपील्ड किए गए हैं, जिनके बारे में हमने देखा, ठीक है, लॉ आने से पहले। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें आगे तो यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 4 कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फूड अथॉरिटी, यानी कि जो हम एफएसएसएआई की बात कर रहे थे उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है सेक्शन नंबर 4 में, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 आता है, तो टोटल कितने सेक्शन है? 101 सेक्शन है, पीछे हमने आपसे बात करी, लेकिन सारे सेक्शंस को हम यहाँ नहीं देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ द फूड अथॉरिटी बताया गया है एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स। तो सेक्शन नंबर 5 क्या है? सबसे बड़ी अथॉरिटी यहाँ पर कौन है? चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी, यानी कि एफएसएसएआई का जो चेयरपर्सन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कंपोजिशन ऑफ द फूड अथॉरिटी क्या होगा, फूड अथॉरिटी का कंपोजिशन क्या होगा, कितने मेंबर्स होंगे। तो फूड अथॉरिटी में आपको पता होना चाहिए 22 मेंबर होते हैं प्लस एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, 22 + 1 होते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस यहाँ पर 1/3 जो है वो वुमेन का नंबर होना चाहिए। देन सेक्शन नंबर 6 बताता है सिलेक्शन कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। अब जब चेयरपर्सन का सिलेक्शन होगा तो उसके लिए एक सिलेक्शन कमिटी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जो सिलेक्शन कमिटी होती है उसमें डिफरेंट आप देखोगे कि डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्रीज से लोग होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं एज अ चेयरपर्सन। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन कमिटी के बारे में सेक्शन नंबर 6 में बताया गया। 6 मतलब सिलेक्शन कमिटी, ऐसे आप याद रख सकते हो। 7 की बात करते हैं तो टर्म ऑफ ऑफिस, 7 सैलरी अलावेंसेस। तो 7 मतलब सैलरी, सैलरी से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें हैं, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन ये बताया गया। 8 की बात करते हैं। 8 मतलब रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी, यानी कि जो चेयरपर्सन का ऊपर जो अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद में 8 में बताया गया कि अगर उनको रिमूव करना है तो उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल के क्या प्रोविजन है। तो 8 में रिमूवल के बारे में है, तो 8 में क्या है, रिमूवल के बारे में है। 9 की बात करते हैं तो ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द फूड अथॉरिटी। 9 में बताया गया है कि यहां पर जो अदर ऑफिसर्स हैं या फिर अदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको लेकर के यहां पर बात करी गई है। 10 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई, यानी कि सीईओ ऑफ द एफएसएसएआई जो है उसका क्या फंक्शन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम देखें, एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव हेड है ऑफ द एफएसएसएआई। चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी एफएसएसएआई का नॉन एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं तो 11 में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी 11 में है।
सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करती है, और फूड अथॉरिटी को अगर कुछ एडवाइस वगैरह देनी होती है, ठीक है, टेक्निकल एडवाइस वगैरह देनी होती है, तो यहाँ पर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी देती है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 12 पे, तो फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर बताया गया है। देन अगर हम 13-14 की बात करते हैं, तो यहाँ पर साइंटिफिक पैनल है, साइंटिफिक कमिटी है। साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमिटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है स्टैंडर्ड्स बनाने में, जो भी रिसर्च वगैरह करनी होती है। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में 21 साइंटिफिक पैनल है। 21 साइंटिफिक पैनल में अगर हम देखते हैं, हमारे पास में कुछ हॉरिजॉन्टल पैनल है, कुछ हमारे पास में वर्टिकल पैनल है। हॉरिजॉन्टल पैनल की बात करें तो 10 हॉरिजॉन्टल पैनल है, वर्टिकल पैनल की बात करते हैं तो 11 वर्टिकल पैनल है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। साइंटिफिक कमेटी की बात करें तो साइंटिफिक कमेटी में ऐसा कुछ नहीं है, कमेटी केवल एक है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल कमेटी है। साइंटिफिक पैनल हमारे पास में 21 साइंटिफिक पैनल है। जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, इनको लेकर के डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक पैनल है, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिसर्च करते हैं, देन स्टैंडर्ड्स बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है एफएसएसएआई, उसके सेक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 15 की बात करते हैं, तो प्रोसीजर फॉर द साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल। अब साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल के बारे में पीछे हमने देखा, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, इसका प्रोसीजर फॉर किसके लिए, साइंटिफिक कमिटी साइंटिफिक पैनल क्या है, वो यहाँ पर मेंशन है। सेक्शन नंबर 16 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी जब भी टर्म आएगा, हम बात कर रहे हैं हमेशा एफएसएसएआई की, जहां पर लिखा होगा स्टेट फूड अथॉरिटी, हम बात कर रहे हैं स्टेट फूड अथॉरिटी की, ठीक है। तो एफएसएसएआई के क्या क्या ड्यूटीज होंगे और क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये सारी बातें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। 17 में लिखा गया है प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की प्रोसीडिंग्स वगैरह कैसे होगी, जो मीटिंग्स वगैरह उनको करनी होगी, उसको लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। जो उनकी वोटिंग्स वगैरह होती हैं वो सब बताया गया यहाँ पर। देन चैप्टर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। जब एक्ट जो है उसके जो प्रोविजंस हैं, जब उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट होगा, तो वहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने होंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फूड अथॉरिटी को, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देन यहां से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सारे सेक्शंस ने इंक्लूड किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को ही डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 19 में आ जाता है यूज ऑफ फूड एडिटिव एंड प्रोसेसिंग एक्ट्स, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 20 में क्या है, कंटामिनेंट्स के बारे में है, नेचुरली अकरिंग जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको लेकर के यहाँ पर प्रोविजंस मेंशन किए गए, साथ ही साथ हैवी मेटल्स को इंक्लूड किया गया। 21 की बात करते हैं तो यहाँ पर पेस्टिसाइड और वेटनरी रेसिड्यू। जब भी क्वेश्चन आएगा ये सारा स्टेटमेंट एक साथ आएगा, तो स्टार्टिंग अगर याद है पेस्टिसाइड वेटनरी रेसिड्यू, तो आगे का नहीं भी याद है तो चलेगा, पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। देन 22 की बात करते हैं तो ये भी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या फिर ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोप्राइटरी फूड, इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया, ठीक है। देन 23 सबसे अलग है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड को लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग को लेकर के अगर कोई पूछता है पेपर में आपसे, तो सेक्शन नंबर 23 है। फिर हम 24 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वहां पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से आपको यहाँ पर नहीं करनी है चीजें, सेक्शन नंबर 24 में। फिर आप देखोगे कि जब हम 25 की बात करते हैं सेक्शन, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर ऑल इंपोर्ट, बस आप इतना याद रखो कि चैप्टर नंबर 5 में एक ही सेक्शन है, उसमें इंपोर्ट के बारे में बताया गया। तो चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुंच गए। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर 28 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये यहाँ पे हमारा कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके 26, 27 नंबर जो सेक्शन है वो इंक्लूड नहीं किए हैं। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 वाला, फूड रिकॉल प्रोसीजर। अभी आपने देखा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूज में, स्पाइसेस को लेकर के, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं किसको लेकर के, एमडीएच को लेकर के, और साथ ही साथ यहाँ पर एवरेस्ट को लेकर के। आप देखोगे कि यहाँ पर इनके जो कुछ मसाले हैं बैंकॉक वगैरह में बैन किए गए हैं, स्विट्जरलैंड में बैन किए गए हैं। क्यों बैन किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया, इस वजह से, जो कि एक कार्सिनोजेनिक की नेचर होता है, जिसको अगर आप कंज्यूम करते हो लगातार तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, उसको एज अ पेस्टिसाइड रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पर ये चीजें पाई गई हैं। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर अगर फूड रिकॉल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने इंडिया में भी फूड रिकॉल प्रोसीजर स्टार्ट किया है,
मार्केट में जितने भी MDH के सांभर मसाले जिसमें भी ये चीजें पाई गई थी उन सबको अभी क्या किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, वहां से विड्रॉ किया जा रहा है। इसी को हम फूड रिकॉल बोलते हैं। फूड रिकॉल का क्या प्रोसीजर होता है वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इतनी बात जो है वो आपको ध्यान रहेगी। देन यहाँ पर सेक्शन नंबर 29 आता है। सेक्शन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, जो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, यही सारे लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे, साथ ही साथ फूड अथॉरिटी। तो यहाँ पर इस बारे में 30 में जब आप आओगे, सेक्शन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट, तो किसी भी स्टेट में जब कोई बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे कि आप देखोगे कि अभी यूपी में क्या हुआ था, हलाल प्रोडक्ट्स को बैन किया गया था, हलाल को बैन किया गया, तो वहां पर भी यूपी के जो कमिश्नर थी उनका ही स्टेटमेंट आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। झारखंड में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो झारखंड के जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होंगे उनका स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी सेक्शन नंबर 30 में। 31 में जब हम जाते हैं तो यहां पर क्या बात होती है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेसेस, यानी कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, यानी कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना होता है अपना फूड बिजनेस करने के लिए। अगर टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ऊपर है तो आपको लाइसेंस लेना होता है। देन यहां पर सेक्शन नंबर 32 इंप्रूवमेंट नोटिस के बारे में आता है। सपोज दैट कि इंस्पेक्शन किया गया फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, ग्राउंड लेवल पे देखा गया कि फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहा है, जो भी चीजें मेंशन है हमारे रेगुलेशन में उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनिशियली उसको एक इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा कि भाई जो भी गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो उनको सुधार लो। अगर वो सुधार लेता है तब तो ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। उसमें लिखा भी जाता है, कुछ मेजर्स भी लिखे जाते हैं कि आप इन इन चीजों को इंप्लीमेंट करो, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। देन सेक्शन नंबर 33 जो आता है, यहाँ पर हम प्रोविजन ऑर्डर की बात करते हैं। सपोज दैट कि अगर ये पाया जाता है कि उस एरिया में कोई आर्टिकल ऑफ फूड पाया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर कंज्यूमर की हेल्थ को कोई रिस्क है, तो वहां पर गवर्नमेंट, स्पेशली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट में जो भी अगर चीजें मिलती हैं तो वहां पर आप देखोगे कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है और भी चीजें होती है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम का एक पार्ट होते हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं अपने लेवल पे चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर वहां पर चीजें पाई जाती हैं किसी के रीजन में, पर्टिकुलरली रीजन में, तो उस पर्टिकुलर रीजन में क्या किया जा सकता है, प्रोविजन ऑर्डर को इशू किया जा सकता है। पूरे में तो नहीं करेंगे, जहां पर कोई इशू देखने को मिलता है वहां पर प्रोविजन ऑर्डर को यहां पर इशू किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रोविजन ऑर्डर दो तरीके के हो सकते हैं। एक यहां पर लिखा गया है कि इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर, यहां पर 34 में है, प्रोविजन ऑर्डर 33 में। एक नॉर्मल प्रोविजन ऑर्डर हो सकता है, एक इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर हो सकता है, जिसके लिए मतलब देखा जाए कि इमरजेंसी में हमें इमीडिएटली उसको वहां पर करना होगा। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, देखो यहां पर क्या है प्रोविजन ऑर्डर में, यहां पर एक पूरा प्रोसेस चलेगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है चीजों को ऑब्जर्व करेगा, चीजों को देखेगा, उसके बाद में वो रिटर्न में एक यहां पर क्या करेगा, प्रोविजन ऑर्डर को इशू करेगा। ये तो पूरा एक लीगल प्रोसेस हो गया ना कि एविडेंसेस के बेसिस पे हम करेंगे। बट इमरजेंसी अगर आती है तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी यहां पर इसको इशू कर सकता है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी भी कैसे इशू करेगा, सपोज दैट कि एक डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम रांची मान लेते हैं, रांची में अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, किसी आर्टिकल ऑफ फूड में ऐसा कुछ इशू देखा गया, तो वहां का जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, उसको सबसे पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर इन्फॉर्म करेंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक्शन में आएगा और कहेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी से रिक्वेस्ट करेगा कि सर इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर इशू कर दीजिए, तो उसके बाद में वो उसको इम्पोज कर देगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 35 में नोटिफिकेशन ऑफ द फूड पॉइजनिंग, आगे चीजें देखने को मिलती हैं। तो नोटिफिकेशन ऑफ, अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह उस पर्टिकुलर रीजन में होती है तो वहां पर नोटिफिकेशन वगैरह इशू किया जाएगा सेक्शन नंबर 35 में। देन यहां पर सेक्शन नंबर 36 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। फिर यहां पर 37 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। सेक्शन नंबर 38 में पावर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के पास में क्या पावर्स हैं, वो कैसे रेड करेगा, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को कैसे सीज करेगा, बुक ऑफ अकाउंट्स को अगर उसको सीज करना है किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर के, तो वो कैसे क्या करेगा, वो सारी बातें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहां पर समझ में आई। उसके बाद में अगर हम देखें कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे कि सेक्शन नंबर 39 में आप देखोगे कि लायबिलिटी ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी कुछ लायबिलिटीज हैं, वो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं।
देन यहाँ पर 40 में लिखा गया है सेक्शन नंबर 40 में, परचेजर में है फूड एनालाइज, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, एफएसओ जो होता है, वो तो सैंपल को कलेक्ट करता है फूड की एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए, बट परचेजर, हम और आप भी चाहें तो परचेज करके मार्केट से उसकी फूड की टेस्टिंग एनालिसिस वगैरह करा सकते हैं फूड एनालिस्ट से। ये कहां पर मेंशन किया गया है? सेक्शन नंबर 40 में इसको मेंशन किया गया है। देन सेक्शन नंबर 41 कहता है कि पावर ऑफ सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर सर्च की पावर, सीजर की पावर, इन्वेस्टिगेशन की पावर जो एफएसओ को मिलती है वो यहां पर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि जो सेक्शन नंबर हमारा 38 है, सेक्शन नंबर 38 में भी आप देखोगे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को ये पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के इंस्पेक्शन करता है तो वहां पर उसको सीज वगैरह कर सकता है, तो वहां पर भी है और सेक्शन नंबर 41 भी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कुछ आपको सिमिलरिटीज थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेक्शन नंबर 42, प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा कि उसके ऊपर अगर प्रोसीडिंग्स वगैरह चलानी है तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करना होगा। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को लॉन्च कर सकता है, तो उसके सामने यहाँ पर रिक्वेस्ट वगैरह की जाएगी। और भी कंडीशंस होती हैं, कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भी पावर्स होती हैं, बट आपको प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन एक अप्रूवल टाइप का होता है, वो यहाँ पर किस सेक्शन में आएगा? 42 में आएगा। सेक्शन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं, रिकॉग्निशन एंड द एक्रेडिटेशन ऑफ द लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी का रिकॉग्निशन वगैरह ये सब चीजें किसमें हमें देखने को मिलेंगी? सेक्शन नंबर 43 में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन आप देखोगे सेक्शन नंबर, अगर हम 45 देखते हैं, सेक्शन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फूड एनालिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, फूड एनालिस्ट क्या करेगा? फूड की एनालिसिस करेगा। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट की बात करें, सेक्शन नंबर 46 में बताया गया है। 46 में मेंशन किया गया कि फूड एनालिस्ट जो होगा उसका क्या फंक्शन होगा, उसका काम क्या होगा। सेक्शन नंबर 47 में बताया गया सैंपलिंग एंड एनालिसिस। तो सैंपलिंग कौन करेगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल को जो कलेक्ट करेगा, फिर वो उसको 4 पार्ट्स वगैरह में डिवाइड करेगा, तो उसको हम सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान रखना कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जब भी सैंपल को कलेक्ट करेगा तो उसको यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 47 में अगर हम देखें तो यहाँ पर सैंपलिंग एंड एनालिसिस हो गया। 50 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो लगभग ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, यहाँ पर पहले 7 चल रहा था, और ये चैप्टर नंबर 9 में हम एंटर कर जाते हैं जब हम पेनाल्टी फॉर द सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर ऑफ द सब स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी फूड है, अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो उसको लेकर के पेनाल्टी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। पेनाल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड यहाँ पर मेंशन किया गया है 51 में। तो आपको ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये पेनाल्टीज को लेकर के जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए। देन सेक्शन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं, देन अगर हम सेक्शन नंबर 52 की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 52 में हमें क्या देखने को मिलता है? पेनाल्टी फॉर द मिस ब्रांडेड फूड। अगर कोई फूड है वो मिस ब्रांडेड कैटेगरी का है, उसकी ब्रांडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो उसकी अगर हम पेनाल्टी का अमाउंट देखें तो 3 लाख रुपए तक इसका पेनाल्टी का अमाउंट जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में 53 की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर पेनाल्टी फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर आप गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उस केस में जो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 10 लाख रुपीस तक का पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज हो सकता है। अब वो कितना होगा एग्जैक्टली वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा। देन सेक्शन नंबर 54 बात करते हैं तो फूड कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर। जो फूड होता है उसमें आप देखोगे कि कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग के टाइम पे अगर कोई एक्सट्रानियस मैटर आ जाता है तो उस केस में जो पेनाल्टी है वो 1 लाख रुपीस तक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देन पेनाल्टी फॉर द फेलर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द फूड बिजनेस फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड बिजनेस ऑपरेटर को कोई डायरेक्शन देता है कि आप इन चीजों को ऐसे ऐसे करो, अगर वो उसमें फेल होता है, नहीं करता है, तो उस केस में 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर पेनाल्टी जो है वो इंपोज हो सकता है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 56 की, 56 में अनहाइजेनिक एंड जो अनसैनिटरी प्रोसेसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड है, उस केस में अगर देखा जाए कि अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करता है तो उसके ऊपर अगर पेनाल्टी हम देखें तो 1 लाख रुपीस तक का पेनाल्टी उसके ऊपर इंपोज हो सकता है। देन अगर हम बात करते हैं पेनाल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड, उसके साथ यहां पर ये भी रह गया। 57 में अगर देखें प्रोसेसिंग अडल्ट्रेंट, अगर पेनाल्टी फॉर द प्रोसेसिंग अडल्ट्रेंट्स हम देखें, अगर कुछ अडल्ट्रेंट पाए जाते हैं आर्टिकल ऑफ फूड में तो उस केस में 10 लाख रुपीस तक का यहाँ पर पेनाल्टी हो सकता है।
2 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज, मिनिमम 2 होगा और 10 लाख रुपीज तक वो एक्सटेंड हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का अडल्ट्रेंट है, किस क्वालिटी का है, कितना वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, उसके नेचर के पे डिपेंड करेगा। देन अगर कंट्रावेंशन अगर होता है लॉ का और उसको लेकर के कोई भी पेनाल्टी को लेकर के स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो उस केस में यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर पेनाल्टी जो है वो इम्पोज हो सकता है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 59 की, पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, अनसेफ फूड को लेकर के यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का यहाँ पर पेनाल्टी जो है वो हो सकता है। अब अनसेफ फूड को लेकर के डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं, बट इन जनरल केस 3 लाख रुपीज तक का ये हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, बट इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो जब आप पढ़ोगे तो आप वहां पर देख सकते हो। बट अभी हमारा ये मैराथन सेशन है तो हम बहुत डेप्थ में सेक्शंस में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 60 की, तो पनिशमेंट फॉर द इंटरफेयरिंग विद द सीज्ड आइटम, सपोज दैट कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर दिया है, अगर वहां पर कोई इंटरफेयर करता है तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर पेनाल्टी जो है वो इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उस केस में 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर पेनाल्टी जो है वो लग सकता है। देन अगर सेक्शन नंबर 62 की देखें, पनिशमेंट फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग ऑफ अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, अगर यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर कोई काम कर रहा है, उसके बीच में अगर कोई रुकावट, कोई किसी भी तरीके का आप वहां पर रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर उसको लेकर के यहाँ पर 1 लाख रुपीज तक का पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। 70 की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे चैप्टर नंबर 10 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सेक्शन नंबर 70 में हमें बताया गया है। सेक्शन नंबर 85, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू अ फूड अथॉरिटी एंड ऑब्टेन रिपोर्ट एंड रिटर्न, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन नंबर 85 में कुछ पावर्स दी गई हैं कि वो फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI को कुछ डायरेक्शंस वगैरह इशू कर सकते हैं एंड उसकी रिपोर्ट्स वगैरह मांग सकते हैं। देन सेक्शन नंबर 86 बताता है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दे सकता है, FSSAI को भी डायरेक्शन दे सकता है। सेक्शन नंबर 89 की अगर हम बात करते हैं तो ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ओवर ऑल अदर फूड रिलेटेड लॉ, देखो इसी का यूज किया गया था जब हलाल को बैन किया गया था। अगर हम यूपी में बात करें, यूपी में 2023 के आसपास हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि हलाल प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है 2023 के लगभग एंड में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, जब इसको यहाँ पर बैन किया गया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द यूपी है, यूपी के जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, उन्होंने मेंशन किया था कि यहाँ पर पर्टिकुलरली इस सेक्शन का यूज किया गया, सेक्शन नंबर 89 का, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ओवर ऑल अदर फूड रिलेटेड लॉ, यानी कि आपका फूड रिलेटेड अगर कोई अदर लॉ है और यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो सुपीरियर होगा, यानी कि इसके एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका इफेक्ट जो होगा वो ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, उस लॉ का इफेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा अगर ये एक्ट के प्रोविजंस वहां पर लागू होते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 91 की बात करें तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर सेक्शन नंबर 91 से आती है कि वो रूल्स बना सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक रूल्स नहीं बनाएगा तब तक ऑफिसर्स को कैसे वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर सेक्शन नंबर 92 में लिखा गया है कि रेगुलेशन कैसे बना सकता है, दो बातें हैं, रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन बनाएगा कौन, ऑर्गेनाइजेशन, कौन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, FSSAI। तो FSSAI क्या है, फूड अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी चीजों को रेगुलेट करने के लिए क्या कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है। तो FSSAI ने आज के टाइम पे बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए भी हैं। 94 में देखें तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, स्टेट गवर्नमेंट के पास में यहाँ कुछ पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकते हैं, बट सेंट्रल के पास में थोड़ी ज्यादा है, स्टेट के पास में कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, वो कुछ पॉइंट्स को लेकर के रूल्स बना सकते हैं। सेक्शन नंबर 101, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, सपोज दैट कि ये जो लॉ बना था, इस लॉ को जब स्टार्ट किया गया था तो इस लॉ में सपोज दैट कि कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि यहाँ पर जो हम प्रोविजंस जो बना रहे हैं वो हम ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका हमारी जो जनता है, पब्लिक है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि अगर लॉ में कुछ डिफिकल्टीज हैं, अगर उनको रिमूव करना है तो सेक्शन नंबर 101 हमें बताता है कि कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शंस थे उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यही सेक्शंस आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आप चैप्टर नंबर 12, 11, 10 में जो भी सेक्शंस है उनको आप इग्नोर कर सकते हो, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है।
आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रहेगी। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको हम इंपॉर्टेंट अपडेट देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी दे चुके हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक अमेंडमेंट हुआ है जन विश्वास एक्ट 2023 बोलते हैं। इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ जो फूड लॉ है, सॉरी यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ जो लॉ है, फूड लॉ नहीं, मल्टीपल टाइप ऑफ लॉ है, डिफरेंट टाइप के फूड लॉज हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप के आपके मल्टीपल टाइप के लॉ, जैसे एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, ऐसे करके आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप के लॉ हैं। ऐसे आप टोटल देखोगे 42 यहाँ पर लॉ हैं जिनमें यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था, और उन सबको एक नाम दे दिया गया जन विश्वास बिल आया पहले, फिर एक्ट हो गया 2023 में, ये एक्ट हो गया। तो उसमें से एक था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो उसमें से जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 था, उसको लेकर के अगर हम यहाँ पर देखें, 35 नंबर पे मेंशन था, उसको लेकर के अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं जिनमें यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। वो क्या चेंजेस किए गए हैं? तो फूड लॉ में जब भी आप पढ़ोगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इन्हीं 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग अब आंसर करोगे। पहले चीजें अलग थी, अब अलग हैं। क्या डिफरेंस है उसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 62 दूसरा है, सेक्शन नंबर 63 तीसरा है। ये तीनों जो सेक्शन है ये हमारे आते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 किसके बारे में था? ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी के बारे में था, पीछे आप देख चुके हो। तो यहां पर ये सेक्शन नंबर 59 ये बोलता था कि इन क्लॉज 1 फॉर द वर्ड, यहां पर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड ऑल्सो विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, द वर्ड यहां पर देखोगे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ एंड ऑल्सो विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। अब देखो यहां पर हुआ क्या, जैसे पनिशमेंट था 3 लाख रुपए, ठीक है। पनिशमेंट यहां पर क्या था कि जो बात कर रहे हैं 3 लाख रुपीज जो किया गया वो कैसे किया गया। अगर हम पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 59 मेंशन किया गया। तो पहले यहां पर क्या था, अगर आर्टिकल ऑफ फूड अनसेफ है तो सबसे, अगर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 59 के क्लॉज नंबर 1 में ये लिखा हुआ था कि अगर ये पाया जाता है तो उस केस में बोला जा रहा था कि यहाँ पर 6 मंथ का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, 6 मंथ की जेल होगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर फाइन होगा वो कितना होगा, 1 लाख रुपीज तक होगा, 1 लाख रुपीज तक का पेनाल्टी इंपोज होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि जो हम सजा है, इम्प्रिजनमेंट है, उसको कम कर दें, क्यों ना हम पेनाल्टी को इंक्रीज कर दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के लिए पेनाल्टी के अमाउंट को हम बढ़ा दें, और हम यहाँ पर जो सजा का जो टाइम था, जो इम्प्रिजनमेंट था, उसको हम यहाँ पर कम कर दें। तो यही किया गया। अगर हम यहाँ पर देखें, जो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ था उसको यहाँ पर कितना कर दिया गया, 3 मंथ कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो पहले जो पेनाल्टी थी जो 1 लाख रुपीज थी उसको 3 लाख कर दिया गया, यानी कि 1 से 3 लाख हम चले गए, और यहाँ पर जो 6 था उससे हम 3 हो गए, यानी कि पेनाल्टी को हम बढ़ा रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट को हम कम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 61 में था पनिशमेंट फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, पीछे जो हमने भी देखा था। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन में क्या था कि यहां पर बोला गया था, इन द मार्जिनल हेडिंग फॉर द पेनाल्टी वर्ड पनिशमेंट द वर्ड पेनाल्टी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पनिशमेंट को यहां पर हटा दिया गया, यहां पर बोला जा रहा है फॉर द वर्ड पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ term which may extend to a 3 month and also with the fine which may extend to a 2 lakh rupees, the word liable to penalty which may extend to 10 lakh rupees shall be substituted। यानी कि पेनाल्टी यहाँ पर पहले कितना था, 2 लाख रुपए था, अब वो 2 लाख से हो जा रहा है 10 लाख रुपीज, और इम्प्रिजनमेंट को खत्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। सेक्शन नंबर 63 किसके बारे में था, पनिशमेंट फॉर अ कैरिंग अ फूड बिजनेस विदाउट लाइसेंस। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, फूड का अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो विदाउट लाइसेंस कर रहा है, तो उस केस में पहले क्या होता था, उस केस में देखो पहले क्या होता था यहाँ पर, उस केस में ये होता था कि 6 मंथ की आपको यहाँ पर क्या हो सकता था, इम्प्रिजनमेंट हो सकता था, साथ ही साथ 5 लाख रुपए का क्या होता था, आपको जुर्माना लगता था या फिर पेनाल्टी लगती थी। अब यहाँ पर देखो ये 5 लाख रुपए जो थे, अब ये जो 5 लाख रुपए थे, ये 5 लाख रुपए हो जा रहे हैं 10 लाख, 5 लाख रुपए हो जा रहे हैं 10 लाख। साथ ही साथ जो इम्प्रिजनमेंट था उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक तरीके से आप देखोगे कि जो द वर्ड लायबल टू पेनाल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया। पेनाल्टी जो है वो 10 लाख रुपीज हो गई है, पेनाल्टी को जस्ट डबल कर दिया गया।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि इसको लेकर के तो क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। ये एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में 2006 में, तो करंट अफेयर के हिसाब से देखोगे तो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट के हिसाब से देखोगे तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखनी है, उसके बाद में हमारे सामने आता है रूल्स 2011। अभी तक हमने क्या देखा, एक्ट के बारे में देखा, रूल्स के बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रोविजंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, रेगुलेशन के भी बहुत बेसिक प्रोविजंस देखने वाले हैं, सारी चीजें नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर सपोज दैट कि कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर है, एफएसओ है, अगर कोई सैंपल को कलेक्ट करता है, अगर वो सैंपल को कलेक्ट करता है, सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में फूड एनालिस्ट के पास में अगर वो भेजता है, फूड एनालिस्ट के पास में टेस्टिंग के लिए भेजता है, तो जब वो भेजेगा तो यहाँ पर लेबल ऑन एनी सैंपल, जो सैंपल का जो लेबल होगा उसके ऊपर कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोड नंबर ऑफ द सैंपल, ये कौन डालेगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर डालेगा। नेम ऑफ द सेंडर विथ हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन, जो इसको सेंड कर रहा है उसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन होना चाहिए। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेचर ऑफ आर्टिकल बीइंग सेंट फॉर एनालिसिस, जो आर्टिकल ऑफ फूड है उसका क्या नेचर है, वो किस तरीके का फूड है, ये बात होनी चाहिए। नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव इफ एनी एडेड टू द सैंपल, अगर आप सैंपल में कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हो तो उस प्रिजर्वेटिव के बारे में यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं फूड जिनको प्रिजर्वेटिव के साथ ऐड करके भेजना होता है, जिससे उसकी हम सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें और वो आसानी से वहां तक पहुंच सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद में देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स। ये जो हमारा रूल्स 2011 है, रूल्स 2011 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखने हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहला है, अब ये फॉर्म क्या है, एक तरीके के फॉर्मेट है। अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, अगर टेस्टिंग वगैरह होती है, रिपोर्ट तैयार होती है, तो उनको लेकर के यहाँ पर कुछ फॉर्म बनाएंगे। जैसे कि फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म ऑफ एफिडेविट सीजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर रेड करता है फूड बिजनेस ऑपरेटर के प्रेमाइसेस में, अगर वो वहां पर जाता है, तो अगर वो उनके बुक ऑफ अकाउंट या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स को अगर सीज करता है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 1 भरेगा। देन फॉर्म नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो सीजर मेमो रिसिप्ट ऑफ द सीज आर्टिकल ऑफ फूड, जो रिसिप्ट होती है, सीजर मेमो या रिसिप्ट जो होती है, उसको यहाँ पर अगर रखा गया है फॉर्म नंबर 2 में, इसको भी यहाँ पर फिल करना होगा। देन फॉर्म नंबर 3 बोलता है फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजर एफएसओ मेक एन ऑर्डर टू फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या चीजें याद रखनी, ऑर्डर ऑफ सीजर एफएसओ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सीजर यहाँ पर ये किस में आएगा, फॉर्म नंबर 3 में आएगा। फॉर्म नंबर 4 की बात करें, फॉर्म ऑफ श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड फॉर्म जो भरना होता है वो किस में आएगा, वो आएगा आपका फॉर्म नंबर 4 में। फॉर्म नंबर 5 है फॉर्म ऑफ नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। फॉर्म ऑफ नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन देगा, एफएसओ देगा यहाँ पर भर के, ठीक है। फॉर्म नंबर 5B जो है फॉर्म ऑफ नोटिस टू बी गिवन बाय परचेजर। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल को कलेक्ट कर रहा है तो वहां पर फॉर्म ऑफ नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर। अगर परचेजर जा रहा है वहां पर, ऐसा परचेजर कोई भी जा रहा है अगर खरीद के वहां पर उसकी सैंपलिंग एनालिसिस करानी है, टेस्टिंग करानी है, तो उस केस में परचेजर यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरेगा, फॉर्म नंबर B भरेगा, ठीक है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। फॉर्म नंबर 6 की बात करते हैं, मेमोरेंडम टू द फूड एनालिस्ट। मेमोरेंडम टू द फूड एनालिस्ट, जब यहाँ पर देखो कि फूड एनालिस्ट के पास में जब सैंपल वगैरह सेंड किया जाएगा, तो उस केस में फॉर्म नंबर 6 यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। तो जहां भी हम भेजेंगे, हम एक्रेडिटेड लैब में भेज रहे हैं, जहां भी भेज रहे हैं, सब जगह हमको ये भर के भेजना होगा। फॉर्म नंबर 7A जो है रिपोर्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट। अब जब फूड एनालिस्ट जब रिपोर्ट तैयार करेगा, 14 डेज के अंदर उसको रिपोर्ट भेजनी होती है। 14 डेज के अंदर जब वो रिपोर्ट तैयार करेगा, ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कितने डेज की बात हो रही है। 14 डेज के अंदर जब वो रिपोर्ट तैयार करेगा, जब रिपोर्ट भेजेगा तो फॉर्म नंबर 6A में भेजेगा। फॉर्म नंबर यहाँ पर 8 की अगर बात करें, फॉर्म ऑफ अपील बिफोर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अगर यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने अगर अपील करनी है, बेसिकली अपील करेगा कौन इस केस में, जनरली देखने को मिलता है फूड बिजनेस ऑपरेटर यहाँ पर अपील करता है, तो फॉर्म नंबर 8 वो यहाँ पर भरेगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रहेगी, फॉर्म नंबर 1 2 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट वाला याद रखना, 7A याद रखना, 6 याद रखना
और ये 5 है, 5 भी याद रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देन हमारे सामने आता है रेगुलेशन। हमारे सामने सबसे पहला रेगुलेशन जो है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उसमें सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पर जब भी कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड बिजनेस करना चाहता है तो उसके सामने यहाँ पर 3 तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पर लाइसेंस की कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी से आपको लेना होता है। लाइसेंस होता है दूसरा स्टेट लाइसेंस, जो स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी से लेना होता है। फिर यहाँ पर सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। अच्छा, अब ये सब लेना कब होगा? सपोज दैट कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है जिसका टर्नओवर 12 लाख से कम है, छोटा फूड बिजनेस है, ठीक है, छोटा फूड बिजनेस है। आप देखोगे छोटे छोटे ढाबा टाइप का है या फिर कोई स्टॉल टाइप का लगाता है कुछ भी, तो वो सब रजिस्टरिंग अथॉरिटी के अंडर में आएंगे। उसका टर्नओवर 12 लाख रुपए तक एक साल में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, दोनों में कोई भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह इशू कर सकता है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में अगर हम देखें तो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अपॉइंट हुआ है, वो यहाँ पर एज अ स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी काम करेगा, और जिसका भी टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में होगा उसको स्टेट लाइसेंस लेना होगा। देन थर्ड कैटेगरी आती है सेंट्रल लाइसेंस की। तो सेंट्रल लाइसेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 20 करोड़ के ऊपर अगर किसी का टर्नओवर है तो उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। अब सेंट्रल लाइसेंस कौन इशू करता है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर इशू करता है, बट वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई या फिर आप देखोगे कि फूड अथॉरिटी के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर सेंट्रल लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। 20 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर कितना भी होगा यहाँ पर उसको लेना होता है। इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, केवल टर्नओवर ही नहीं होता है, कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जिनके बेसिस में लाइसेंस की कैटेगरी वगैरह डिसाइड होती है, ठीक है। तो उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो देखो एक चीज होती है पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर। पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जो आप देखोगे कि छोटे छोटे, आप देखोगे पाव भाजी हो गया, भेलपुरी हो गया, छोटे छोटे ये स्टॉल टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, छोटा छोटा रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब क्या है? छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर की कैटेगरी में ही आते हैं। छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर हम और देखें स्पेसिफिक क्राइटेरिया जहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो टीनी फूड बिजनेस यानी कि छोटा फूड बिजनेस होता है जिसका टर्नओवर जो होता है वो मैक्सिमम 12 लाख रुपए हो सकता है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। और अगर हम देखें, अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, अदर देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया एंड मीट प्रोडक्ट्स हो गया, इसके अलावा जो भी प्रोडक्शन वगैरह वो करता है, तो वहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी वो है 100 kg पर लीटर पर डे, ठीक है। यानी कि 100 kg पर लीटर पर डे, ये मैक्सिमम लिमिट उसकी यहाँ पर हो सकती है। देन प्रोक्योरमेंट एंड हैंडलिंग ऑन कलेक्शन ऑफ द मिल्क, जो है मिल्क के केस में 500 लीटर ऑफ द मिल्क जो है वो पर डे हैंडल कर सकता है। इससे ज्यादा करेगा तो वो छोटा फूड बिजनेस नहीं कहा जाएगा, उसका बड़ा बिजनेस हो जाएगा, उसको लाइसेंस लेना होगा। स्लॉटरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आप 2 लार्ज एनिमल की स्लॉटरिंग आप कर सकते हो, 10 स्मॉल एनिमल्स की स्लॉटरिंग आप कर सकते हो, और अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स की बात करें तो 50 मैक्सिमम पर डे आप कर सकते हो या फिर उससे कम। तो ये यहाँ पर स्लॉटरिंग के केस में है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस में यहाँ पर पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर का क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किया गया है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ और चीजें आती हैं कि यहाँ पर जब आप देखोगे कि जो लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो आपको लेनी होती हैं, अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर वो एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखो कि जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है वो क्या करेगा? रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास में जाएगा। जिसको लाइसेंस लेना है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में जाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी हो सकती है, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है बिजनेस पे। सपोज दैट कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर गया, अब वहां पर ऑर्डर ऑफ द, अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी की तरफ से कोई ऑर्डर वगैरह आता है, उसकी वजह से अगर वो कुछ परेशानी होती है, उसको एग्रीव्ड होता है, तो वहां पर अगर हम चीजें देखें और द लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, एज द केस में भी, जैसा भी केस हो, लाइसेंसिंग का है, रजिस्ट्रेशन का है, अंडर दिस रेगुलेशन, अंडर दीज रेगुलेशन में प्रिफर एन अपील टू द कंसर्न डेजिग्नेटेड ऑफिसर और द फूड सेफ्टी कमिश्नर एज पर द प्रोविजन लेड डाउन अंडर सेक्शन नंबर 31, 32 ऑफ द एक्ट। तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड मतलब बहुत ज्यादा परेशान होता है, एक तरीके से अथॉरिटी से परेशान होता है, तो अगर उसको अपील करना है तो वो कैसे करेगा? अगर
रजिस्ट्रेशन के केस में वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने जाकर के अपील कर सकता है, लाइसेंस के केस में वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के सामने जाकर के क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, एवरी लाइसेंस शैल ऑन और बिफोर 31st May of each year submit a return electronically or in a physical form as may be prescribed by the concerned food safety commissioner in form D1। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम देखें ये 31st May बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप देखोगे कि अभी आपको इनको लेकर के चीजें देखने को मिल जाएंगी, एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी न्यूज में भी। 31st मई या फिर उससे पहले यहाँ पर हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को, जो भी लाइसेंस जिनके पास में है, उन सभी को अपना रिटर्न फाइल करना होता है, अपना टर्नओवर वगैरह बताना होता है कि कितना आपने कितना यहाँ पर चीजें करी हैं। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 31st मई तक, लास्ट डेट तक यहाँ पर रिटर्न फाइल करना होता है। सपोज दैट ये शेड्यूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें करनी होती हैं। अब सोचो यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट बोली जा रही है कि अ सेपरेट रिटर्न शैल बी फाइल्ड फॉर एवरी लाइसेंस इशूड अंडर द रेगुलेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सेम फूड बिजनेस ऑपरेटर। सपोज दैट कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसने मल्टीपल टाइप के फूड बिजनेसेस कर रखे हैं। अब मल्टीपल टाइप के फूड बिजनेसेस कर रखे हैं तो उसका मल्टीपल टाइप ऑफ जो फूड बिजनेस है, मल्टीपल टाइप के जो लाइसेंस है उसके, हर लाइसेंस का उसको अलग रिटर्न फाइल करना होगा। सपोज दैट कि अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर आप डिले करते हो, अ डिले इन फाइलिंग रिटर्न, अगर 31st मई के बाद में आप देखोगे ऑफ ईच ईयर अट्रैक्ट अ पेनाल्टी फॉर 100 रुपीज पर डे फॉर अ डिले। तो 100 रुपीज पर डे यहाँ पर पेनाल्टी लगने लगेगा आपके ऊपर में, तो आपको रिटर्न यहाँ पर फाइल करना होगा, किसको, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। देन आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या फिर सेंट्रल लाइसेंस जो लेना होता है, उसको लेकर के यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेसेस की कैटेगरीज यहाँ पर डाली गई हैं कि इनको यहाँ पर कौन सा लाइसेंस लेना होगा, सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई, तो यहाँ पर सेंट्रल लाइसेंस की कैटेगरी डाली गई है कि कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे, और ये कहाँ पर है, एक चीज और ध्यान रखना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 की हम बात करते हैं फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, उसमें 4 शेड्यूल है। तो शेड्यूल 4 जो है उसका शेड्यूल नंबर 1 है। ये शेड्यूल नंबर 1 जो है, इसमें सबसे पहले बोला गया है जो डेयरी यूनिट है इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट इक्विप्ड टू हैंडल और प्रोसेस मोर देन 50,000 लीटर ऑफ द लिक्विड मिल्क पर डे और 2500 मेट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड मार्क है ना, ये लिमिट थोड़ा बहुत याद रखना, इस कैटेगरी में जो भी जाएगा उसको यहाँ पर क्या लेना होगा, कोई भी डेयरी यूनिट है, डेयरी यूनिट है तो वो मिल्क को क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर चिलिंग वगैरह यूनिट्स होंगे उनके पास में, और किसी भी तरीके से अगर उसको वो हैंडल कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और उसका जो लिमिट है मोर देन 5000 लीटर ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे है, या फिर 2500 मेट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम है, तो उस केस में उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। देन अगर कोई वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, एंड यूनिट्स प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल ऑयल बाय द प्रोसेस ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड द रिफाइनरीज इंक्लूडिंग ऑयल एक्सप्लेलर यूनिट हैविंग द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे, तो उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। तो आपको जैसे लिमिट याद रखनी है, थोड़ा बहुत वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग, इतना बस टर्म याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। अगर हम स्लॉटरिंग यूनिट की बात करते हैं, स्लॉटरिंग जो हाउसेस हैं इक्विप्ड टू स्लॉटर मोर देन 50 लार्ज एलिमेंट, मोर देन अगर 50 लार्ज एनिमल आप कर रहे हो, या फिर 150 और मोर स्मॉल कर रहे हो, या फिर आप देखोगे कि यहाँ पर गोट और शिप की बात करें तो 1000 और मोर पोल्ट्री बर्ड्स अगर आप कर रहे हो पर डे, तो उस केस में सेंट्रल लेना होगा। मीट प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो उस केस में अगर आप देखोगे कि मोर देन 500 kg ऑफ मीट अगर आप यहाँ पर डे हैंडल कर रहे हो, 150 मेट्रिक टन पर एनम कर रहे हो, तो भी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। ऑल प्रोसेसिंग यूनिट्स अदर देन मेंशन्ड अंडर 1 to 4 इंक्लूडिंग, यहाँ पर आप देखोगे रीलेबरर्स या फिर रीपैकर्स हैं, हैविंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे एक्सेप्ट ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस मिलिंग यूनिट, उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। यहाँ पर क्या समझे आप, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 से लेके 4 तक, इसको अगर हम 1 दे दें, इसको दे दें 2, और इसको यहाँ पर हम 3 पॉइंट दे दें, इसको दे दें 4, तो बोल रहा है कि ऑल फूड प्रोसेसिंग यूनिट अदर देन मेंशन, तो ऊपर जो मेंशन है उसको छोड़ दें अगर, इंक्लूडिंग द रीलेबलर्स हैं या रीलेबलिंग जो कर रहे हैं, रीपैकर्स हैं, हैविंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे है,
तो उस केस में उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन कहां से बनता है, अगर ग्रेन, सीरियल्स और पल्सेस को लेकर के कोई मिलिंग यूनिट है, उसका टर्नओवर चाहे 10 मेट्रिक टन हो, चाहे 15 मेट्रिक टन हो, चाहे 50 मेट्रिक टन हो, उसको यहां पर लेना होता है स्टेट लाइसेंस। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि यहां पर चीजें बोली जा रही हैं, यहां पर समझने लायक चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन आगे अगर हम मूव करें तो यहां पर बोला गया है कि आगे भी कुछ है लिस्ट, जैसे कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना होगा, मैटर नहीं करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। ऑल एक्सपोर्टर importing food atom including food ingredient and additive for the commercial uses, सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा इस कैटेगरी में। ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल ऑफ फूड कंटेनिंग इंग्रेडिएंट और द सब्सटेंस और यूजिंग टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस or combination thereof whose safety has not been established through these regulation which do not have a history of sale use food containing ingredient which are being introduced for the first time। तो कहने का मतलब जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, नए न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह है, या फिर अगर हम देखते हैं इनको लेकर के कोई इंग्रेडिएंट को लेकर के कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं अवेलेबल है, कोई नया टाइप का इंग्रेडिएंट अगर आप यूज कर रहे हो, कॉम्बिनेशन वगैरह है, तो उस केस में सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। फूड बिजनेस ऑपरेटर ऑपरेटिंग इन टू और मोर स्टेट, अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर ऑपरेट कर रहा है अपने बिजनेस को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में, तो उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। फूड कैटरिंग सर्विसेज इन एस्टैब्लिश्ड एंड यूनिट्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज में अगर कोई भी यूनिट है, लाइक रेलवे हो गया, एयर हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, इन सभी में अगर कोई भी यूनिट है, कैटरिंग की कोई भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको यहाँ पर सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। उसके बाद में अगर हम देखते हैं फॉर्म नंबर ए, अब यहाँ पर देखो पीछे जो हम फॉर्म देख रहे थे वो अलग फॉर्म थे, यहाँ पर जो हम फॉर्म देख रहे हैं वो अलग फॉर्म है। यहाँ पर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में, अब ये फॉर्म किस में है, शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फूड बिजनेसेस को लेकर के जो रेगुलेशन है उसका है। पीछे जो देखे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 के अंडर में जो फॉर्म थे वो देखे थे, तो दोनों के फॉर्म अलग हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म नंबर ए की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल, अब सपोज दैट कि किसी को रजिस्ट्रेशन या कराना है, यानी कि छोटा फूड बिजनेस है, पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, टिनी बिजनेस है उसका, तो उस केस में उसको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको फॉर्म ए भरना होगा। अगर लाइसेंस लेना है, रिन्यू कराना है लाइसेंस को, तो उसको फॉर्म बी भरना होगा। अगर जो लाइसेंस है जब वो बन के आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, फॉर्म सी में उसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। फॉर्म नंबर D1 अभी हमने देखा एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम पे 31 मई से पहले करना होता है, वरना 100 रुपए पेनाल्टी लग जाता है, तो उसको किस में करना होगा, D1 में करना होगा। फॉर्म नंबर ई जो होता है एक फॉर्म ऑफ गारंटी होता है, अगर आप कोई परचेज कर रहा है तो उसको जो प्रोडक्ट की गारंटी देनी होती है, तो फॉर्म ऑफ ई, जो फॉर्म ई है उसको भर के गारंटी देनी होती है। फॉर्म नंबर D2 पहले हुआ करता था हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करने के लिए, बट अभी इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, तो अभी ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अगर हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन में लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन वाले में अगर शेड्यूल नंबर 3 देखें, तो शेड्यूल नंबर 3 में क्या बताया गया, फीस के बारे में बताया गया कि अगर किसी को लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, तो अगर एप्लीकेशन आप फिलअप कर रहे हो तो वहां पर आपको कितनी फीस देनी होगी। तो देखो यहाँ पर अगर किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है तो वहां पर 100 रुपए फीस जो है वो पे करनी होगी, किसको, FSSAI को। उसके बाद में फीस फॉर लाइसेंस इशूड बाय सेंट्रल, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू कर रही है तो 7,500 रुपए, 7,500 रुपए फीस जो है वो पे करनी होगी। फी फॉर लाइसेंस इशूड बाय स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो उसमें यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं, उसको देखो। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर मिलर है, अगर उसका टर्नओवर की बात करें अबव 1 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन अगर हो रहा है, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, और यहाँ पर 10,001 से लेकर 50,000 LPD यानी कि लिक्विड पर डे ऑफ मिल्क, और 501 से 2500 मेट्रिक टन ऑफ द मिल्क सॉलिड पर एनम है, तो वहां पर उसको फीस देनी होगी 5,000 रुपए, यहाँ पर एज अ लाइसेंस फीस FSSAI को पे करनी होगी, ठीक है। देन यहाँ पर अगर इससे नीचे है, बिलो 1 मेट्रिक टन ऑफ द प्रोडक्शन और 501 से 10,000 लिक्विड पर डे है ऑफ द मिल्क, और 2.5 से
मेट्रिक टन ऑफ द मिल्क सॉलिड पर एनम है तो उस केस में 3,000 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर कोई होटल है स्टेट में, अगर कोई होटल है वो 3 स्टार है या फिर उसके अबव है तो यहाँ पर उसको 5,000 रुपये जो है फीस पे करनी होगी। ऑल फूड सर्विसेज प्रोवाइडर इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस, इसके अलावा क्लब्स हो गए, फिर आप देखोगे सर्विंग फूड, कैंटीन्स वगैरह हो गए, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, और आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस हो गए, कैटरर्स हो गए, बैंक्वेट हॉल वगैरह हो गए, फूड कैटरिंग रीअरेंजमेंट हो गया, वेंडर्स लाइक ढाबा वाला, ये सब जो हो गए ना, इनको यहाँ पर कितना करना होगा, यहाँ पर करना होगा 2,000 रुपये यहाँ पर फीस जो है वो पे करनी होगी। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटलीस्ट लाइसेंस ये तो याद रखना है, रजिस्ट्रेशन 100 रुपये, 7,500 रुपये सेंट्रल के केस में, स्टेट के केस में थोड़ी बहुत कैटेगरी है, इनको आप ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो शेड्यूल नंबर 3 में फीस के बारे में बात बताई गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी भी हम शेड्यूल नंबर 3 देख रहे हैं, तो यहाँ पर एनी अदर फूड बिजनेस जिसके बारे में नहीं मेंशन है तो उसको यहाँ पर 2,000 रुपये करना होगा, फीस पे करना होगा। द फीस पेड बाय द एनी एप्लीकेंट फॉर अ लाइसेंस शैल नॉट बी रिफंडेबल, वो रिफंडेबल नहीं होगा। एनी सर्कमटेंसेस इशू ऑफ डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, सपोज दैट किसी का लाइसेंस अगर खो जाता है, फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपको ओरिजिनल लाइसेंस दोबारा से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बोला जा रहा है किसी भी कंडीशन में अगर वो खराब हो जाता है तो यहाँ पर लाइसेंस ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड अकॉम्पनीड विद अ फी अमाउंटिंग टू 10% ऑफ द एप्लीकेशन लाइसेंस फी, यहाँ पर कितना है, कितना देना होगा आपको, यहाँ पर देना होगा 10% ऑफ द एप्लीकेशन लाइसेंस फी जो होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। On the receipt of the such an application, the license authority shall grant a duplicate copy of the registration certificate or license, as the case may be, to the applicant with the word duplicate appearing prominently thereon। यानी कहने का मतलब आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन तो प्रोवाइड किया जाएगा बट उसके ऊपर यहाँ पर क्लियरली डुप्लीकेट मेंशन होगा, ठीक है, ओरिजिनल वगैरह मेंशन नहीं होगा, वहां पर आपको डुप्लीकेट मेंशन करके दिया जाएगा जिससे ये आपका डुप्लीकेट यहाँ पर लाइसेंस है। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी कि अगर हो जाए, फट जाए, खो जाए तो उस केस में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। शेड्यूल नंबर 4 आता है इसी का। शेड्यूल नंबर 4 जो आता है यहाँ पर क्या बात करी गई है, यहाँ पर कुछ जनरल हाइजेनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर, उनके बारे में बताया गया है। तो जब हम बात करते हैं ना कि सैनिटरी प्रैक्टिसेस और इन सब के बारे में, तो ये सब कहाँ मेंशन है, ये सब शेड्यूल नंबर 4 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन जो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन है वहां पर मेंशन किया गया। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स में इसको लेकर के ऑलरेडी डिटेल क्लासेस में हम फूड लॉ की पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर बस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए किसमें क्या है। पार्ट नंबर 1 जो है यहाँ पर बताया गया है कि जनरल हाइजेनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय पिटी फूड बिजनेसेस, छोटे फूड बिजनेस को लेकर के है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में जो आते हैं उनका है। पार्ट 2 की अगर बात करते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑन हाइजेनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। तो पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में जो आते हैं उनको क्या जनरल हाइजेनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है उसके बारे में। पार्ट 2 में उनके बारे में है जिन्होंने लाइसेंस इशू कराया है, उनको कौन से जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड द जो हाइजेनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। पार्ट 3 की अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिक हाइजेनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड द स्टोरिंग एंड सेलिंग ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो पार्ट 3 में क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनको लेकर के बताया गया कि उनको कौन सी हाइजेनिक, देखो सबके लिए अलग अलग हाइजेनिक प्रैक्टिसेस होती हैं, मिल्क के लिए अलग और मीट के लिए अलग, ये इनमें बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स हमें देखने को मिलती है, एक मिल्क और एक मीट में। 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो बताया गया किसको लेकर के, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में जो इन्वॉल्व है उनको क्या क्या सैनिटरी एंड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होगी। पार्ट 5 की बात करें, specific hygienic and sanitary practices to be followed by food business operator engaged in the catering and food service establishment, ठीक है। जो कैटरिंग और फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट में इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पर क्या क्या हाइजेनिक जो सैनिटरी प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करनी होंगी, वो हमें यहाँ पार्ट नंबर 5 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई तो एटलीस्ट ये तो याद रखो, पार्ट 1 2 3 4। पार्ट 1 में क्या है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, 2 में क्या है,
जिन्होंने लाइसेंस लिया है। 3 में क्या है, जो मिल्क से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। 4 में क्या है, जो मीट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। 5 में क्या है, 5 में आप देखोगे कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अदर जो सर्विस एस्टैब्लिशमेंट है उनको लेकर के यहाँ पर रखा गया है। कैटरिंग वगैरह में जो इन्वॉल्व है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद में देखो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, ये भी हमारे इसी पर्टिकुलर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 है उसी का पार्ट है। क्या है, फॉस्कॉस। फॉस्कॉस को हम बोलते हैं फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम यानी कि लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमारा पोर्टल है, जहां पर लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हो, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, उसका स्टेटस देखते हो, वो सब चीजें कहाँ देखते हो आप, वो फॉस्कॉस पे देखते हो। जून 2020 में एफएसएसएआई ने लॉन्च किया था फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम यानी कि फॉस्कॉस। अब 2020 में लॉन्च किया, तो इसके पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता था, इसके पहले दूसरा एक सिस्टम था। 2011 में क्या था, द एफएसएसएआई, जैसे कि 2011 में हमने पढ़ा था ना कि सारा का सारा जो सब चीजें थी वो ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी। तो सबसे पहले 2011 में हम देखते हैं जो एफएसएसएआई का ऑनलाइन जो लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म था वो था एफएलआरएस। क्या था, फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम पहले हुआ करता था। तो पहले क्या था, एफएलआरएस था। एफएलआरएस कब आया, 2011 में। अब 2011 से 20 तक चला ये। उसके बाद में 2020 में हम देखते क्या आ गया, ये हमारा आ गया फॉस्कॉस, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम आ गया। ठीक है, फॉस्कॉस आ गया। अब उसके बाद में क्या हुई, सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो एफएसएसएआई ये बोल रहा है कि अब तक अगर हम देखते हैं तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को देकर के एक पूरी तरीके से 100% जो भी चीजें हैं वो सब हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, फॉस्कॉस पे देखने को मिलेंगी। अगर हम देखें लगभग कवरेज तो 70 लाख लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अभी तक इशू किए जा चुके हैं। इससे ज्यादा ही हो गए हैं, ये तो थोड़ा पुराना डेटा है जब तक यहाँ पर अपडेट किया गया। अभी देखोगे कि और इससे ज्यादा यहाँ पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अभी तक यहाँ पर इशू किए जा चुके हैं। एफएसएसएआई ने लॉन्च किया एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम भी लॉन्च किया, अपग्रेडेड न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड, किसको क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, जिसको हम फॉस्कॉस बोलते हैं। देन यहाँ पर फॉस्कॉस हैज बीन इंटीग्रेटेड विद द फॉस्कॉरिस, एक और एप्लीकेशन है जिसको आप देखोगे, मोबाइल ऐप है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये तो फॉस्कॉस तो एक वेबसाइट पे आपको पूरी तरीके से पोर्टल देखने को मिलेगा। फॉस्कॉरिस में भी वो डेटा अटैच किया गया है, ये मोबाइल ऐप है। एंड विल सून इंटीग्रेटेड विद द प्रेजेंट आईटी प्लेटफॉर्म ऑफ द एफएसएसएआई सच एज इन्फोलनेट, फोस्टैक, एफआईसीएस एंड एफपीबीआईएस। तो आप देखोगे कि जैसे कि फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर फॉस्कॉरिस आया। फॉस्कॉरिस क्या है, एक मोबाइल ऐप है। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी को लेकर के जो एक कंप्लायंस को लेकर के जो भी चीजें हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह की हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सब फॉस्कॉरिस पे आपको देखने को मिलेगा। फॉस्कॉरिस को अटैच किया जा रहा है इन्फोलनेट से, जो भी यहाँ पर लेबोरेटरी वगैरह है, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इसको अटैच किया जा रहा है। फोस्टैक की अगर हम बात करते हैं तो फोस्टैक से भी इसको अटैच किया जा रहा है। फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम से इसको यहाँ पर अटैच किया जा रहा है। तो जो भी आईटी बेस्ड चीजें हैं उनसे सारे आईटी प्लेटफॉर्म को यहाँ पर एक साथ अटैच किया जा रहा है, जिससे अगर कोई अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ में, अपने लाइसेंस नंबर के साथ में, रजिस्ट्रेशन के साथ में लॉग इन करता है, वहां पर देखता है, उसको सारा डेटा वहां पर मिल सके और क्या स्टेटस है वो चेक कर सकता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई। देखो ये होता है फॉस्कॉस का ऐसा कुछ पोर्टल पे आप जाओगे, जब आप लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे फूड के लिए, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे अपना यूजर आईडी, आप और हम कोई भी कर सकते हो। आप अपना न्यू एप्लीकेशन फिलअप करना स्टार्ट करोगे। आप उसके बाद में अपने काइंड ऑफ बिजनेस, आप किस तरीके का बिजनेस है, लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन लेना, क्या लेना है वो आपको लेना है। फॉर्म ए भरोगे, रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म बी भरोगे अगर लाइसेंस होगा तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिक्लेरेशन, वो आप यहाँ पर भरोगे। सबमिशन ऑफ फीस करोगे एंड द एप्लीकेशन को आप सबमिट कर दोगे। उसके कुछ टाइम के बाद में आपको क्या मिलेगा, 17 डिजिट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रैक योर एप्लीकेशन, नो योर ऑफिसर, यानी कि आपके एरिया का ऑफिसर कौन है। एफबीओ सर्च कर सकते हो, फूड बिजनेस ऑपरेटर कैसे अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इतना ये सारी चीजें आपको फॉस्कॉस पे देखने को मिल जाएंगी जब आप वहां पर डालोगे। ठीक है, देन उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं।
अगर हम एक और रेगुलेशन पे जाते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर द लेबोरेटरी एंड सैंपल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, तो वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने निकल करके आता है। The sample of any imported article will be sent by the authorized officer for analysis। तो यहाँ पर एक चीज क्या निकल करके आई कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो सैंपल को कलेक्ट करता है। ये सारी बातें हम सुनते चले आ रहे थे। यहाँ पर एक चीज और निकल करके आती है कि अगर कोई इंपोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड है, अगर कोई इंपोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड है, उसकी अगर टेस्टिंग करानी है, उसको अगर सेंड करना है, तो यहाँ पर ऑथराइज ऑफिसर जो होगा वो सेंड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। किसके पास में? फूड एनालिस्ट के पास में। द फूड एनालिस्ट ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी का जो फूड एनालिस्ट होगा, और एनी अदर लेबोरेटरी नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी फ्रॉम द टाइम टू टाइम हैविंग द jurisdiction ओवर द एरिया इन विच द सैंपल वाज टेकन। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारी लेबोरेटरी हैं जो FSSAI ने नोटिफाई करी हैं, तो जहां पर सैंपल कलेक्ट किया गया है उस एरिया में जो भी फूड एनालिस्ट होगा उसके पास में ऑथराइज ऑफिसर जो है इंपोर्टेड सैंपल को भेज देगा। इंपोर्टेड सैंपल यानी कि दूसरी कंट्री से जो अपनी कंट्री में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, कुछ एज पर लेबोरेटरी एंड सैंपल एनालिसिस को लेकर के जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लेबोरेटरी हैं, रेफरल कुछ लैब हैं। रेफरल लेबोरेटरी बहुत सारी हैं, सेंट्रल लेबोरेटरी बहुत, अभी देखोगे कि जैसे ये कुछ सेंट्रल लेबोरेटरी हैं, इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनको क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा लेबोरेटरी एंड सैंपलिंग एनालिसिस को लेकर के कौन सी लैब इसमें से इंक्लूडेड है 2011 वाले रेगुलेशन में, तो आपको इन चारों में से ही आंसर करना होगा। अभी के टाइम पे नंबर ऑफ लेबोरेटरी है, बट सेंट्रल फूड लेबोरेटरी अभी भी इन्हीं को नाम दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। पहली सेंट्रल फूड लेबोरेटरी की बात करें कोलकाता है, दूसरी सेंट्रल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद है, तीसरी यहाँ पर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी मैसूर है, और यहाँ पर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी पुणे है। ठीक है, तो अभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ द एनालिसिस टू बी प्रोवाइडेड बाय द रेफरल फूड लेबोरेटरी शैल बी एज पर फॉर्म ए। तो आपने पीछे क्या समझा था कि फूड एनालिस्ट जो है जब भी रिपोर्ट को सेंड करेगा वो किस में सेंड करेगा? फॉर्म नंबर 7A में, 7A में रिपोर्ट को सेंड करेगा। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि अगर रेफरल फूड लेबोरेटरी का जो फूड एनालिस्ट है अगर वो रिपोर्ट को यहां पर सेंड करेगा तो वो किस में सेंड करेगा? वो सेंड करेगा फॉर्म ए में। ठीक है, अब रेफरल फूड लेबोरेटरी की बात अगर आती है, देखो सपोज दैट, ध्यान से समझना, अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर उसने यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, समझ लो कि रिपोर्ट आती है फूड एनालिस्ट की फॉर्म नंबर 7A में, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, वो चाहता है कि मुझे दोबारा से इसकी जांच करानी है, तब यहाँ पर रेफरल फूड लेबोरेटरी में क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा सैंपल। अब रेफरल फूड लेबोरेटरी को जो रिपोर्ट होगी वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी, उसके बाद में किसी भी तरीके से चीजों को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। एक केस तो यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं तो सैंपल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। एक होता है जो फूड एनालिस्ट के पास में जाता है, 2 पार्ट जो होते हैं, 2 पार्ट अगर हम देखते हैं, पार्ट नंबर यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, ये जाता है डीओ के पास में। तीसरा वाला भी जो चौथा पार्ट होता है वो भी डीओ के पास में जाता है। ठीक है, लेकिन 2 जो जाते हैं वो सेफ कस्टडी में जाते हैं। तो पहला क्या है? फूड एनालिस्ट के पास में गया एक एनालिसिस के लिए। दूसरा और तीसरा पार्ट जाता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में, कस्टडी में, सेफ कस्टडी में रखा जाता है। चौथा वाला जो पार्ट होता है वो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जाता है, लेकिन अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर चाहे, रिक्वेस्ट करता है, तो उसको एक्रेडिटेड लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर जो चौथा वाला पार्ट गया, अब यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट गया, ये दोनों अलग अलग गए थे टेस्टिंग के लिए। जब ये दोनों अलग अलग गए थे, तो अगर इनकी रिपोर्ट जब आती है, इनकी रिपोर्ट्स में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंस पाया जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जो 2 पार्ट्स रखे थे ना, उसमें से एक पार्ट को भेज देगा रेफरल फूड लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देन आपके सामने यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है। अब यहाँ पर जैसे कि पीछे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO जो होता है वो यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है फूड के सैंपल को। जैसे ही वो कलेक्ट करेगा तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में वो यहाँ पर भेजेगा अलग अलग जगह पे। तो सेंट वन पार्ट ऑफ द एनालिसिस जो है फॉर द एनालिसिस, जो किसके पास में भेजेगा?
फूड एनालिस्ट के पास में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सेंड टू पार्ट्स, दो पार्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं, किसके पास में जाएगा, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में जाएगा फॉर कीपिंग दिस सेफ कस्टडी में रखने के लिए। इतनी बात ध्यान रखनी, तीन पार्ट्स खत्म हो गए। चौथा पार्ट जो बचेगा, सेंड द रिमेनिंग पार्ट्स फॉर द एनालिसिस टू द एक्रेडिटेड लैब, यही पीछे बोला था ना, एक्रेडिटेड लैब जाएगा इफ सो रिक्वेस्टेड बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर। अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर रिक्वेस्ट कर रहा है तभी जाएगा, अदरवाइज वो डीओ के पास में रखा रहेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। प्रोवाइडेड दैट इफ द टेस्ट रिपोर्ट, पीछे बता चुका हूं कि टेस्ट रिपोर्ट जो रिसीव करी जा रही है क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 3 में, यानी कि जो पहला वाला था और जो लास्ट वाला जो था, इन दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि वेरिएंस देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, देन द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कौन, डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल सेंड द वन पार्ट ऑफ द सैंपल केप्ट इन हिज, जो सेफ कस्टडी में रखा गया था, दो पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट को क्या करेगा, टू द रेफरल फूड लेबोरेटरी भेज देगा फॉर द एनालिसिस, हुज डिसीजन देयर ऑन द शैल बी द फाइनल। तो उसका डिसीजन जो होगा रेफरल फूड लेबोरेटरी का, वो यहाँ पर फाइनल डिसीजन माना जाएगा, उसके बाद में कहीं भी टेस्टिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। आयुब, इतनी बात आपको क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में एक कहाँ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, तीसरा कहाँ जा रहा है, तो यही है, एकदम मार्क करके आपको समझा दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखना कितना सेफ कस्टडी में जा रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, एमसीक्यू अगर आते हैं तो उसको आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। देन एक चीज और आती है आपके सामने कि सपोज दैट कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है, जिसको हम एफएसओ बोल रहे हैं, एफएसओ अगर गया मार्केट में इंस्पेक्शन के लिए गया, अब वो वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। जब वो सैंपल कलेक्ट करके लाएगा तो सपोज दैट कि अगर वो मिल्क का सैंपल ला रहा है, तो यहाँ पर एज पर एफएसएसएआई रेगुलेशन ये मेंशन किया गया है कि टेस्टिंग के लिए कितना सैंपल चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर गया मार्केट में और उसको मिल्क का सैंपल लेना है, तो वो कितना लेगा, 500 ml लेगा, ठीक है, कितना लेगा, 500 ml लेगा। अगर वो मलाई या फिर दही का लेता है तो 200 ग्राम लेगा। अगर वो योगर्ट या फिर स्वीटेंड दही का ले रहा है तो 500 ग्राम लेगा, ठीक है। अगर वो छना या फिर पनीर या फिर खोया श्रीखंड का ले रहा है तो कितना लेगा, 250 ग्राम यहाँ पर कलेक्ट करेगा। अगर आइसक्रीम, सॉफ्टी, कुल्फी वगैरह की बात करें तो 300 ग्राम यहाँ पर लेगा। ये डेटा आपको थोड़ा बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मिल्क को लेकर के हमेशा याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। अगर हम मिल्क पाउडर की बात करते हैं तो यहाँ पर 250 ग्राम है। फिर आप देखो कि इन्फेंट जो है, इन्फेंट फूड जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 500 ग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पहला वाला याद रखना। देन बटर और बटर ऑयल, अगर घी की बात करते हैं तो ये भी आप याद रखना कितना है, 200 ग्राम आपको लेना है। वनस्पति और एडिबल ऑयल फैट की बात करते हैं तो उस केस में कितना है, 400 ग्राम लेना है। कार्बोनेटेड वाटर जो है वो 3 लीटर लेना है, ये सबसे अलग है, याद रहेगा कार्बोनेटेड वाटर। बेकिंग पाउडर 100 ग्राम लेना है। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट का अगर सैंपल लेना है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अभी न्यूज में भी है स्पाइसेस वगैरह, तो 500 ग्राम यहाँ पर सैंपल आपको लेना होगा। असाफोटिडा की बात करें तो 100 ग्राम यहाँ पर आपको लेना होगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ और भी डेटा है जो आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम गुड़ की बात करें, जगरी की बात करते हैं, हनी की बात करते हैं, तो कुछ सिंथेटिक सिरप वगैरह की बात करते हैं, बूरा एक टाइप का शुगर होता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसको यहाँ पे कितना लेना है, 250 ग्राम लेना है, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, केन शुगर की, केन शुगर और रिफाइंड शुगर, और अगर इनकी सबकी बात करते हैं तो कितना लेना होता है, 250 ग्राम। डेक्सट्रोज, मिश्री, ड्राइड ग्लूकोज सिरप, ये सब शुगर की कैटेगरी है, तो यहाँ पर कितना लेना होता है, 200 ग्राम। फ्रूट जूस की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लीटर लेना होता है। अगर टमाटो सॉस की बात करते हैं, केचप की बात करते हैं, टमाटो पेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर कितना है, 300 ग्राम लेना होगा। अगर हम पिकल और चटनी की बात करते हैं, अचार और चटनी की बात करते हैं, उसका सैंपल कलेक्ट करना है, 200 ग्राम लेना होगा। अगर ऑयल सीड की बात करते हैं तो 250 ग्राम यहाँ पर लेना होगा। अगर हम टी, रोस्टेड कॉफी वगैरह की बात करते हैं तो कितना लेना होगा, 500 ग्राम यहाँ पर लेना होगा। आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर इंस्टेंट टी या फिर कॉफी की बात करते हैं तो 100 ग्राम लेना होगा। शुगर कन्फेक्शनरी की बात करते हैं, च्युइंगम वगैरह की बात करते हैं तो बबल गम 100 ग्राम लेना होगा। आयोडाइज जो सॉल्ट है उसको या फिर आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 200 ग्राम लेना होगा। आटा, मैदा, इसको याद रखना, अगर लेना है तो यहाँ पर 500 ग्राम लेना होगा। देन अगर ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज की बात करते हैं तो कितना लेना होगा, यहाँ पर लेना होगा आपको 250 ग्राम, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये डेटा बहुत ज्यादा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है, देखो मिल्क का याद रखना है। मिल्क के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बोनेटेड वाटर याद रखना है, स्पाइसेस वगैरह को लेकर के, वनस्पति को लेकर के याद रखना है, गुड़, जगरी, ये सब याद रखना है। उसके बाद में फ्रूट जूस की बात करें, ये याद रखना है।
फिर आप यहाँ देखोगे कि आटा मैदा वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें याद रखनी। कुछ इंपॉर्टेंट है जो स्टेपल टाइप के फूड होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनको याद रखना है। सारे याद तो वैसे भी नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन एक एटलीस्ट एक रेंज पता चल जाएगी ना कि कितना क्या लेना होता है, तो आप वहाँ पर गलत नहीं करोगे। विनेगर की बात करते हैं तो वहाँ पर 300 ग्राम आपको लेना होगा। फूड कलर की बात करें 25 ग्राम लेना होगा। अगर हम नेचुरल मिनरल वाटर की बात करें तो इसको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है मिनिमम यहाँ पर 4000 ml इन 3 मिनिमम ओरिजिनल सील्ड पैक, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर सिल्वर लीफ की बात करते हैं तो 2 ग्राम लेना होगा, बहुत कम लेना होता है। प्रिपेयर्ड फूड की बात करें तो 500 ग्राम लेना होगा, ये याद रखना प्रिपेयर्ड फूड के बारे में। प्रोप्राइटरी फूड की बात करें तो 500 ग्राम लेना होता है। कैंड फूड की बात करें तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 6 सील्ड कैन आपको लेने होंगे, ठीक है। फूड नॉट स्पेसिफाइड, अगर कोई भी इसमें स्पेसिफाइड नहीं है तो ये भी याद रखना है कितना है, 500 ग्राम लेना होगा। फूड पैकेजिंग मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल कंज्यूमर पैकेजेस, कंप्लीट पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द 1 कंटेनर यहाँ पर आपको लेना होगा। देन इसके बाद में एक बात लिखी गई है कि आफ्टर टेस्ट और एनालिसिस द सर्टिफिकेशन देयर ऑन शैल बी सप्लाइड टू द सेंडर इन फॉर्म बी, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि अगर आफ्टर द टेस्ट और एनालिसिस द सर्टिफिकेट देयर ऑन द शैल बी सप्लाइड फॉरवर्ड टू द सेंडर फॉर्म बी, क्या होता है कि अगर कोई सेंडर, अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर के केस में अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर एफएसओ नहीं है तो अगर उस केस में अगर सेंड किया जा रहा है कोई भी परचेजर वगैरह है तो फॉर्म यहाँ पर बी में किया जाएगा। द फीस पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द सच सर्टिफिकेट शैल बी कितना है, 1000 रुपीज पर सैंपल ऑफ द एनालिसिस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फूड अथॉरिटी, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म ए सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बाय द रेफरल फूड लेबोरेटरी, फॉर्म बी रिपोर्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो रेफरल फूड लेबोरेटरी है उस केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। पीछे जो हम थोड़ा बहुत देख रहे थे फूड एनालिस्ट वाला जो रिपोर्ट को लेकर के फॉर्म देख रहे थे वो अलग देख रहे थे, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देन हमारे सामने एक नया रेगुलेशन आता है प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल को लेकर के, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत डेटा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सेल ऑफ सर्टेन एडमिक्सचर प्रोहिबिटेड, यहाँ पर कुछ टाइप के जो एडमिक्सचर हैं वो प्रोहिबिट किए गए हैं, उनको आप सेल नहीं कर सकते हो। तो प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल में यही बताया गया है कि कुछ आर्टिकल ऑफ फूड को प्रोहिबिट किया गया है, आप किसी भी तरीके से उसको सेल कर ही नहीं सकते हो। कुछ में रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, किसी पर्टिकुलर रीजन में सेल कर सकते हो, कहीं पर आप नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके की चीजें आपको इस पर्टिकुलर रेगुलेशन में देखने को मिलेंगी। ये भी 2011 का ही रेगुलेशन है, लॉ का पार्ट है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्रीम which has not been prepared exclusively from milk or which contain less than 25% of the milk fat, अगर कोई क्रीम है जिसमें अगर हम देखें कि वो मिल्क से प्रिपेयर नहीं किया गया है और उसमें जो फैट कंटेंट है वो बहुत कम है, यानी कि विच कंटेन लेस देन 25% ऑफ द मिल्क फैट, तो उस केस में उसको सेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मिल्क विच कंटेन एनी एडेड वाटर, अगर मिल्क में है तो आप सेल नहीं कर सकते हो, यानी कि एडमिक्सचर अगर उसका है तो आप सेल नहीं कर सकते हो। घी अगर है, अगर उसमें कोई एडेड मैटर है नॉट एक्सक्लूसिवली ड्राइव्ड फ्रॉम द मिल्क फैट, तो उसको आप वहां पर सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्किप्ड मिल्क की बात करें तो यहाँ पर आप उसको फैट एब्स्ट्रैक्टेड है अगर, तो एज मिल्क उसको आप सेल नहीं कर सकते हो। अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एडिबल ऑयल एज एन एडिबल ऑयल, उसको आप सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एडिबल ऑयल है, लेकिन आप उसको एज अ एडिबल ऑयल अगर सेल करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। वनस्पति टू विच घी और एनी अदर सब्सटेंस हैज बीन एडेड, तो आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो, यानी भी यहाँ पर किसी भी तरीके का मिक्सअप अलाउड नहीं है, मिक्स करके आप बेचना चाहते हो तो नहीं है। टर्मरिक कंटेनिंग एनी फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि टर्मरिक में आप देखोगे किसी भी तरीके का अगर फॉरेन सब्सटेंस है तो आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड अदर सब्सटेंसेस एक्सेप्ट चिकोरी, वो आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो। दही और कर्ड की बात करें, नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बॉइल्ड और पॉस्चराइज्ड और स्टेलाइज्ड मिल्क अगर है तो उसको आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट स्पेसिफाइड इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011 कंटेनिंग अ सब्सटेंस नॉट फाउंड इन मिल्क एक्सेप्ट एज अ प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक रेगुलेशन है,
एक रेगुलेशन है जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव। अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके सामने ABC 3 अपेंडिक्स दिए गए हैं। अपेंडिक्स ए में एडिटिव के बारे में बताया गया है, इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया। तो बोल रहा है कि सब्सटेंस नॉट फाउंड इन द मिल्क एक्सेप्ट एज द प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन। तो वहां पर अगर कुछ ऐसा सब्सटेंस वगैरह पाया जाता है मिल्क में जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसके अलावा पाया जाता है जो परमिटेड नहीं है, तो उस केस में आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। तो ये हमारा इसको लेकर के है। देन यहाँ पर कुछ और चीजें बोली जा रही हैं कि अगर हम देखते हैं कि प्रोविजन ऑन सेल ऑफ फूड आर्टिकल कोटेड विथ मिनरल ऑयल, अगर मिनरल ऑयल के द्वारा अगर कोई कोटेड है यहाँ पर आर्टिकल ऑफ फूड, तो उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है, उस पर यहाँ पर प्रोविजन है, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन है ऑन द सेल ऑफ द जो कार्बिया कलोसा है एंड द जो हनी ड्यू है। ठीक है, कार्बिया कलोसा एंड हनी ड्यू shall be sold only in the sealed container bearing a egg mark seal। अगर उसके ऊपर एग मार्क सील है तभी आप उसको सेल कर सकते हो, विदाउट एग मार्क सील आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। फिर फूड रिजेंबलिंग बट नॉट प्योर हनी नॉट बी मार्केटेड एज हनी, तो उसको यहाँ पर सेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो मतलब कहने का मतलब है फूड जो है वो रिजेंबलिंग बट नॉट प्योर हनी नहीं है, वो हनी जैसा दिख रहा है, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में कुछ भी है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो और एज आ हनी के नाम से आप उसको मार्केट नहीं कर सकते हो, शहद के नाम से। प्रोडक्ट नॉट टू कंटेन एनी सब्सटेंस विच मे बी इंजूरियस टू हेल्थ अगर है तो आप उसको यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो, जैसे कि टोबैको है, निकोटाइन है, इसको आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन बात करी जा रही है प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ कार्बाइड गैस इन द राइपनिंग ऑफ फूड। तो आप देखोगे फ्रूट की राइपनिंग में, स्पेशली अगर हम मैंगो की बात करें इसको लेकर के, आप देखोगे कि न्यूज़ आती रहती है कि अगर यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड वगैरह पाया जाता है उसका यूज़ करते हैं उसको पकाने में, तो वहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप देखोगे इथाइलिन है, उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हो परमिटेड लिमिट में, जो कि आपको लगभग 100 ppm करीब देखने को मिलेगा, उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप देखोगे कि जो कार्बाइड गैस है उसको यहाँ पर नहीं अलाउ किया गया है, उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया। सेल और यूज फॉर सेल ऑफ एडमिक्सचर ऑफ द घी और बटर जो है वो प्रोहिबिटेड है, घी और बटर आप नहीं मिक्स करके बेच सकते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ द जो कांगड़ा टी है, सेल ओनली आफ्टर इट इज ग्रेडेड एंड द मार्केटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एक्ट है हमारा 1937 वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग वगैरह करी गई है तो आप उसको सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। जो प्रोविजन है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शन है बट किसी सिचुएशन में आप कर सकते हो, एज पर अगर जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर है तो आप वहां पर सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है कि प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्शन को लेकर के, प्रोविजन और रेस्ट्रिक्शन को लेकर के ये हमारा रेगुलेशन क्या कहता है। ठीक है, देन उसके बाद में देखो यहाँ पर एक और रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का यूज जनरली किया जाता है, तो सॉल्वेंट के यूज को लेकर के यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि नो सॉल्वेंट अदर देन एन हेक्सेन फूड ग्रेड। एन हेक्सेन का आप यूज कर सकते हो, वो भी फूड ग्रेड का, उसके अलावा आप कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हो। शैल बी यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कोकोआ बटर ऑयल एंड फैट्स एंड एडिबल सोया फ्लोर। तो केवल आप एन हेक्सेन का यूज कर सकते हो। तो जो क्वांटिटी सॉल्वेंट मेंशन्ड इन द टेबल है शैल नॉट एक्सीड, और उसकी भी जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो टॉलरेंट जो लिमिट है, टॉलरेंस जो लिमिट है प्रेस्क्राइब्ड की गई है यहाँ पर कॉलम में, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। यानी कि पहली बात तो आप कोई अदर सॉल्वेंट नहीं यूज करोगे, केवल एन हेक्सेन यूज करोगे, वो भी फूड ग्रेड का यूज करोगे, और उसमें भी आप कितना अमाउंट आपको यूज करना है, परमिशन जो दी गई है, परमिटेड जो अमाउंट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो हेक्सेन आप यूज करोगे, फूड ग्रेड का यूज करोगे। आर्टिकल ऑफ फूड की अगर हम बात करें, जैसे रिफाइंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड कोकावा बटर के केस में यूज कर रहे हो, तो जो टॉलरेंस जो लिमिट है वो mg पर kg या फिर ppm के हिसाब से जो है वो कितना है, 5 है। देन रिफाइंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल एंड फैट की बात करें वो भी 5 है यहाँ पर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड एडिबल ऑयल सोया फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर 10 mg पर kg है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन यहाँ पर परमिटेड है सॉल्वेंट, बस इतना याद रखना, अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे सामने एक नया रेगुलेशन आता है
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको हम देख लेंगे। तो लगभग ये हमारा रेगुलेशन हुआ है, इसके बाद में एक छोटा सा और है, फिर हमारा यहाँ पर मोस्टली जो फूड लॉ है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने जो रेगुलेशन आता है इसका नाम है फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड द फूड एडिटिव। ठीक है, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव को लेकर के ये रेगुलेशन है। ये क्या कहता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कैटेगरीज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है हम उसको लेकर के बात करेंगे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के हम देख लेंगे, हम यहाँ पर शुगर को लेकर के देख लेंगे, सीरियल्स को लेकर के देख लेंगे, और हम यहाँ पर कुछ जो रेडिएशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या लिमिट होता है वो देख लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉगस की अगर हम बात करें, इसको लेकर के ये बोल रहा है कि अगर हम देखते हैं कि पॉस्चराइजेशन कंडीशन शैल बी डिजाइन टू इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉक्सिला बर्नेटी। तो मिल्क में आप देखोगे कि यहाँ पर मोस्टली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो पॉस्चराइजेशन वगैरह किया जाता है उसमें बेसिकली दो तरीके के यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और कॉक्सिला बर्नेटी। तो आप देखोगे कि दोनों ही, अब आप देखोगे कि दोनों ही जो मिल्क में है वो पाए जाते हैं और इनकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन में डिजीज का ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगा। तो क्यू फीवर जैसी जो डिजीज होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कॉक्सिला बर्नेटी की वजह से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से भी यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी वजह से आप देखोगे कि मिल्क में चीज़ें आती हैं और ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करेगा तो वहाँ पर उसमें भी डिजीज वगैरह ट्रांसमिट होती है। तो दो तरीके के ही यही पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और कॉक्सिला बर्नेटी। बट यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉक्सिला बर्नेटी को रखना है, फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रखना है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पर कॉक्सिला बर्नेटी है ऑप्शन में तो उसको करेक्ट करोगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको करेक्ट करोगे, दोनों हैं तो कॉक्सिला बर्नेटी वहां पर सही होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई भी होगा तो आप वहां पर करेक्ट करोगे। Pasteurization when used in the association with the milk shall be taken to refer to the typical process of the heating every particle of the milk to at least 63, जो पॉस्चराइजेशन हम कर रहे हैं उसमें कितना क्या टेम्परेचर यूज कर रहे हैं वो ध्यान रखनी है, एटलीस्ट 63 डिग्री सेल्सियस एंड होल्डिंग सच ए टेम्परेचर कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। अगर आप 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हो तो उस केस में आपको 30 मिनट के लिए इसको होल्डिंग टाइम जो है वो 30 मिनट है, और अगर आप यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसका जो होल्डिंग टाइम है पॉस्चराइजेशन के टाइम पे तो वो कितना है 15 सेकेंड है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी बन सकता है। फिर एक बात आती है स्टरलाइजेशन की, स्टरलाइजेशन का भी हम यूज करते हैं अगर हम मिल्क को यहाँ पर स्टरलाइज कर रहे हैं मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट को, उसके स्टरलाइजेशन में जो टेम्परेचर आपको यूज करना है वो कितना यूज करेंगे, वो हम यूज कर रहे हैं 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक और होता है UHT जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। कुछ बुक्स में ये टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, बट हमें जो याद रखना है, हमें यही याद रखना है जो हमारे रेगुलेशन में दिया गया। तो हमारे रेगुलेशन में जो दिया गया है, कितना दिया गया है, एटलीस्ट 135 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 सेकेंड। कितना हम दे रहे हैं, हम यहाँ पर दे रहे हैं 135 डिग्री सेल्सियस 1 सेकेंड के लिए UHT के केस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्टरलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, UHT टेम्परेचर कितना है 135 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 सेकेंड हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिल्क को लेकर के ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है स्टैंडर्ड फॉर मिल्क को लेकर के। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने ये। यहाँ पर देखो आपके सामने क्लास ऑफ मिल्क, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क होते हैं जैसे बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क, कैमल मिल्क, उसको लेकर के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। लोकेलिटी की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से ये डेटा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम जो हमारा मिल्क फैट है वो कितना होना चाहिए मिल्क की कैटेगरी के हिसाब से, और मिनिमम जो मिल्क सॉलिड नॉट फैट है यानी कि SNF जो है, मिनिमम फैट और SNF दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, बफेलो मिल्क की, तो बफेलो मिल्क की ऑल इंडिया के हिसाब से सबका डेटा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम जो मिल्क फैट है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 5% यहाँ पर मिनिमम जो है वो मिल्क फैट होना चाहिए। SNF की बात करें तो वो कितना होगा, वो यहाँ पर कितना हो सकता है परसेंटेज में, वो आपका 9% होगा। ठीक है,
उसके बाद में देखो अगर हम काऊ मिल्क की बात करते हैं तो काऊ मिल्क के केस में आप देखो फैट कम हो जाएगा 3.2 यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम आपको फैट यहाँ पर देखने को मिलेगा फैट परसेंटेज। अगर हम यहाँ पर एसएनएफ की बात करते हैं तो वो मिनिमम एसएनएफ की बात करें तो 8.3% यहाँ पर होगा। ठीक है, ये एफएसएसएआई ने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम गोट मिल्क की बात करते हैं तो देखो उसमें फिर फैट जो है वो और कम हो जाता है, मिनिमम फैट जो है उस केस में 3% होना चाहिए। एसएनएफ की बात करें मिनिमम तो 8% होना चाहिए। देन अगर हम कैमल मिल्क की बात करें देखो उसमें फैट और कम हो गया, फिर कितना हो जा रहा है 2% मिनिमम फैट कंटेंट होगा उसमें। अगर हम उसमें एसएनएफ की बात करें मिनिमम वो 6% है। देन फिर आप देखोगे कि जो मिक्स्ड मिल्क है, अब ये मिक्स्ड मिल्क है तो थोड़ा सा फिर तो देखो यहाँ पर मिनिमम जो फैट मिल्क है वो इंक्रीज हुआ 4.5% है। फिर आप देखोगे 8.5% यहाँ पर मिनिमम जो है वो एसएनएफ है। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टैंडर्डाइज मिल्क की, अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइज मिल्क के केस में 4.5 जो है वो मिनिमम क्या है मिल्क फैट यहाँ पर होगा, 8.5 यहाँ पर मिनिमम एसएनएफ होना चाहिए। देन अगर हम टोन्ड मिल्क की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, उस केस में मिनिमम फैट की बात करें तो कितना होगा 3% होना चाहिए। एसएनएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 8.5% होना चाहिए। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी डबल टोन मिल्क की बात करते हैं तो ये 1.5 1.3 होगा, पहले ये 1.5 था, ठीक है, अभी रिवाइज करके इसको 1.3 कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है डबल टोन मिल्क में मिनिमम फैट परसेंट कितना होगा तो उस केस में आपको 1.3 आंसर करना है। इस केस में अगर हम एसएनएफ की बात करते हैं मिनिमम तो वो 9 होगा। तो यहाँ पर देखोगे कि आप जो बफेलो मिल्क है या फिर डबल टोन मिल्क है, दोनों का जो एसएनएफ है मिनिमम एसएनएफ वो सेम है। फिर आप देखोगे स्किम्ड मिल्क की बात करें तो यहाँ पर नॉट मोर देन 0.5% यहाँ पर फैट है, बहुत 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 कम है। देन यहाँ पर थोड़ा सा एसएनएफ भी कम हुआ है, 8.7 है। देन यहाँ पर अगर हम फुल क्रीम मिल्क की बात करते हैं तो उसमें देखो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनिमम फैट कंटेंट आपको मिनिमम जो फैट कंटेंट है वो यहाँ पर 6% होना चाहिए, तब हम उसको फुल क्रीम मिल्क की कैटेगरी में डालेंगे। एसएनएफ की बात करें मिनिमम यहाँ पर 9 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर शिप मिल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर शिप मिल्क की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 3% यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिनिमम 3% यहाँ पर मिनिमम फैट कंटेंट होना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर एसएनएफ देखें तो मिनिमम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको याद रखना है, देखो एक तो बफेलो मिल्क याद रखना है, टोन्ड याद रखना है, डबल टोन्ड याद रखना है यहाँ से, और ये फुल क्रीम वाला याद रखना है, स्किम्ड वाला याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बफेलो और काऊ का डेटा तो आपको याद ही रखना है, बहुत इजी है, अगर 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आप किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो यहाँ पर आपको फुल क्रीम वाले में देखने को मिलेगा, फिर बफेलो में आप देखोगे, फिर काऊ में थोड़ा कम है, फिर आप देखो गोट में थोड़ा कम है, कैमल में और कम है, मिक्स्ड में आए तो थोड़ा सा एवरेज है, बीच में है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ मिल्क को लेकर के, लो लैक्टोज और लैक्टोज फ्री मिल्क। सपोज दैट कि कोई मिल्क है, मिल्क की पैकेजिंग करके उसको सेल कर रही है कोई भी कंपनी और उसके ऊपर लिखा हुआ है लो लैक्टोज और लैक्टोज फ्री, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करनी होगी। अगर लो लैक्टोज मिल्क है तो उस केस में जो अगर हम देखें लैक्टोज का जो परसेंटेज है शैल हैव लेस देन 1% यहाँ पर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे लैक्टोज फ्री मिल्क है, यानी कि लो लैक्टोज मिल्क है। अगर हम लैक्टोज फ्री की बात करते हैं तो वहां पर शैल हैव लेस देन 0.5%, यानी कि अगर लो लैक्टोज है तो यहाँ पर 1% से कम होना चाहिए, अगर लैक्टोज फ्री है तो उसमें लेस देन 0.1% यहाँ पर लैक्टोज होना चाहिए। देन अगर हम बात करते हैं, देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल सोडियम कंटेंट की अगर हम बात करते हैं मिल्क में तो शैल नॉट बी मोर देन 650 mg पर 100 ग्राम एसएनएफ। तो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर हम सोडियम कंटेंट की बात करते हैं तो वो यहाँ पर शैल नॉट बी मोर देन 650 mg पर 100 ग्राम एसएनएफ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूरिया कंटेंट इन द मिल्क, तो यूरिया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मिल्क में, तो यूरिया कंटेंट की अगर हम बात करें मिल्क में तो शैल नॉट बी मोर देन 700 ppm। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। तो ये सारे स्टैंडर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैक्टोज फ्री और लो लैक्टोज देख लिया हमने, सोडियम कंटेंट देख लिया हमने, यूरिया कंटेंट देख लिया। ठीक है,
देन आपके सामने एक बात आती है, थर्मली प्रोसेस्ड फ्रूट्स जो होते हैं उसके केस में अगर हम देखें तो दो तरीके के पैकेट आपको देखने को मिलते हैं, एक लिक्विड पैक देखने को मिलता है, एक सॉलिड पैक देखने को मिलता है। दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर लिक्विड पैक है तो नॉट लेस देन 50% ऑफ द नेट वेट ऑफ द कंटेंट यहां पर होना चाहिए। उसके बाद में अगर सॉलिड पैक है तो नॉट लेस देन 70% ऑफ द नेट वेट ऑफ द कंटेंट होना चाहिए। यानी कि सपोज दैट कि अगर कोई लिक्विड, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉट, अगर हम बात कर रहे हैं कि 50% ऑफ द नेट वेट ऑफ द कंटेंट का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई लिक्विड पैक है तो लिक्विड पैक में लिक्विड के अलावा जो मेजर फ्रूट कंटेंट है उसकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट लेस देन 50%। अगर सॉलिड पैक है, सॉलिड पैक के केस में नॉट लेस देन 70% नेट वेट ऑफ द कंटेंट जो है वो फ्रूट कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए। देन बाकी का जो पोर्शन है वो लिक्विड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, इससे ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। जो जैम होता है या फिर जेली होता है या फिर मर्मालेड होता है, इसको लेकर के आपको कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पता होने चाहिए। देखो फ्रूट कंटेंट की बात करें, जो जैम होता है उसमें जो एक्चुअल में जो फ्रूट कंटेंट होता है, जैम हो गया, जेली हो गया एंड मर्मालेड्स हो गया, शैल नॉट बी लेस देन 45% बाय वेट। तो ये आपको याद रखना है। जैम, जेली एंड मर्मालेड के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो फ्रूट कंटेंट है वो शैल नॉट बी लेस देन, अगर हम देखें तो वो 45%, इन एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी और जो रसबेरी और जो यहाँ पर जिंगर जैम होता है, ये तीन एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। एक्सेप्ट इन द स्ट्रॉबेरी, रसबेरी एंड द जो जिंगर जैम्स है, व्हेन द मिनिमम फ्रूट कंटेंट शैल नॉट बी लेस देन 25%। बाकी के लिए कितना है, ऊपर हमने देखा था कितना है, 45% है। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, रसबेरी एंड जो जिंगर जैम्स है उसके केस में कितना है, शैल नॉट बी लेस देन 25%। इतना आपको याद रहेगा। उसके बाद में तो मिनिमम फ्रूट कंटेंट फॉर द जो केशू एप्पल होता है उसके लिए कितना है, 23% है एंड 8% फॉर द, यहाँ पर आप देखोगे कि पैशन फ्रूट है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जैम, जेली, मर्मालेड्स को लेकर के तो बिल्कुल याद ही रखना है। फिर देखोगे यहाँ पर जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स है जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर टोटल जो सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट है उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन केस ऑफ जैम शैल नॉट बी लेस देन 65%, ठीक है। शैल नॉट बी लेस देन कितना है, 65% है बाय मास कंटेंट, नॉट लेस देन 60% बाय मास कंटेंट इन केस ऑफ जेली, ठीक है। कितना है, अगर हम जैम की बात कर रहे हैं तो कितना बोला जा रहा है, 65%। अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जेली की बात कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 60% हो जा रहा है। एंड मर्मालेड के केस में भी कितना है, 60% है, ठीक है। टू बी कॉल्ड एज अ रिड्यूस्ड शुगर प्रोडक्ट अगर है तो जैम, जेली एंड मर्मालेड शैल नॉट हैव टीएसएस मोर देन 45% बाय मास कंटेंट, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। अगर हम उसको ये बोल रहे हैं, अगर हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस शुगर प्रोडक्ट अगर हम बोल रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो टीएसएस होगा, जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होगा, उसकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर होगा मोर देन 45%, नॉट मोर देन 45% होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टेबल आती है, आपको याद करने में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस टेबल को ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको चीजें याद रहेंगी। जैसे कि प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसके बाद में अगर हम टीएसएस परसेंटेज की बात करते हैं और हम यहाँ पर फ्रूट कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। जैसे कि जैम के केस में हमने पीछे कितना देखा, नॉट लेस देन 65% टीएसएस होना चाहिए, और फ्रूट कंटेंट की बात करें तो नॉट लेस देन 45%। जेली की बात करते हैं तो नॉट लेस देन 60% और नॉट लेस देन 60% फ्रूट कंटेंट की बात करते हैं। यहाँ पर मर्मालेड की बात करते हैं तो नॉट लेस देन 60% आपका टीएसएस होना चाहिए एंड नॉट लेस देन 45% फ्रूट कंटेंट। तो इनको लेकर के ध्यान रहेगा। जेली और मर्मालेड के केस में सेम है, जैम के केस में थोड़ा सा ज्यादा है, क्या ज्यादा है, टीएसएस ज्यादा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुरब्बा की अगर हम बात करते हैं तो मुरब्बा के केस में कितना है, 65 है, नॉट लेस देन 65 टीएसएस परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम फ्रूट कंटेंट की बात करते हैं इस केस में तो यहाँ पर कितना है, नॉट लेस देन 55%, ठीक है। स्क्वैश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टीएसएस की बात करें तो कितना होगा, नॉट लेस देन 40%, और अगर यहाँ पर हम फ्रूट कंटेंट की बात करते हैं तो नॉट लेस देन 25%। उसके बाद में देखो, अगर हम टोमेटो केचप एंड सॉस के बारे में बात करें तो यहाँ पर केवल आपको टीएसएस याद रखना है, कितना, नॉट लेस देन 25%।
टोमेटो प्यूरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अगर टीएसएस की बात करें बहुत कम होता है, यहाँ पर नॉट लेस देन 9% यहाँ पर होना चाहिए। क्रश की बात करते हैं तो नॉट लेस देन 55%, और यहाँ पर अगर हम फ्रूट कंटेंट की बात करें तो नॉट लेस देन 25%। फ्रूट सिरप, फ्रूट शरबत की बात करें तो उस केस में यहाँ पर टीएसएस का परसेंटेज जो है वो नॉट लेस देन 65%, एंड यहाँ पर फ्रूट कंटेंट की बात करते हैं तो वो नॉट लेस देन 25% यहाँ पर होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगर कॉर्डियल की, तो उस केस में जो नॉट लेस देन टीएसएस जो परसेंटेज है वो नॉट लेस देन 30 होगा, एंड अगर फ्रूट कंटेंट की बात करें तो वो यहाँ पर नॉट लेस देन 25% होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद रखना कि जैम, जेली और जो मरमालेट्स वाला है, मुरब्बा वाला हो गया, टोमेटो केचप वगैरह हो गया, इसको आप याद रखना। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आसपास ही सब लगभग रेंज है, तो इनको आप वहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो मैंगो चटनी आपको मार्केट में देखने को मिलती है उसको लेकर के यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको लेकर के टोटल जो टीएसएस की बात करते हैं, टोटल सॉल्युबल जो सॉलिड्स है वो नॉट लेस देन 50% यहाँ पर होना चाहिए। फ्रूट कंटेंट की बात करते हैं नॉट लेस देन यहाँ पर 40% होना चाहिए। पीएच की बात करें नॉट मोर देन 4.6 होना चाहिए। टोटल ऐश की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 5%, एंड ऐश इनसॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो नॉट मोर देन 0.5%। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रूट कंटेंट और टीएसएस यहाँ पर भी आपको याद रखना है, बाकी चीजें वो भूल जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पर देखो सीरियल्स एंड सीरियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि देखो आटा, व्हीट और जो मेज और जो पल्सेस और जो मिलेट्स होते हैं, इसको लेकर के जो मेजर सीरियल्स हैं, इसमें अगर हम एक्स्ट्रानियस मैटर की बात करें तो नॉट मोर देन 1%, कितना बोल रहा है, नॉट मोर देन 1% बाय वेट ऑफ द विच नॉट मोर देन 0.2% बाय वेट शैल बी मिनरल मैटर, एंड नॉट मोर देन 0.1% परसेंट बाय वेट शैल बी इम्प्योरिटीज ऑफ द एनिमल ओरिजिन। तो क्या एक्स्ट्रानियस मैटर में याद रखना है, एक्स्ट्रानियस मैटर अगर पूछा जाए तो नॉट मोर देन 1% बाय वेट। ठीक है, नॉट मोर देन 1% बाय वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके केस में उसके बाद अगर हम देखें जो मिनरल मैटर है उस केस की अगर हम बात करें वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 0.25% हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इम्प्योरिटीज ऑफ द एनिमल ओरिजिन की, तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.1% यहाँ पर हो सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इसको लेकर के पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम यहाँ पर इसमें यूरिक एसिड की बात करें तो उसको बोला गया कि नॉट मोर देन 100 mg पर केजी, 100 mg पर केजी मैक्सिमम लिमिट है किसका, यूरिक एसिड का। इससे ज्यादा यूरिक एसिड आटा, व्हीट, मेज, पल्स और मिलेट्स में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वीटनिंग एजेंट्स एंड इंक्लूडिंग हनी, तो स्वीटनिंग एजेंट्स इंक्लूडिंग हनी, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हनी का कुछ डेटा देख लें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, तो यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर लिमिट्स दी गई हैं। अगर हनी की हम देखें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी एट जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस पे, मिनिमम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की हनी की जो है वो कितना हो सकती है, वो यहाँ पर मिनिमम जो होनी चाहिए वो उसकी जो लिमिट है वो 1.35 है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में मॉइस्चर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं बाय परसेंटेज, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मॉइस्चर कंटेंट है वो यहाँ पर 20% हो सकता है। ठीक है, देन यहाँ पर देखो जो टोटल रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में देख रहे हैं बाय मास, और मिनिमम जो हो सकता है वो कितना होगा, मिनिमम फॉर हनी नॉट लिस्टेड बिलो, तो अगर हनी नॉट लिस्टेड बिलो उस केस में 65%। अगर कार्विया कलोसा जो हनी ड्यू है, ठीक है, हनी ड्यू हनी है, उस केस में अगर हम देखें तो वहां पर उसका कितना हो सकता है, उसका यहाँ पर जो होगा वो मिनिमम जो है वो 60 यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए। ब्लेंड ऑफ हनी ड्यू और हनी विथ ब्लॉसम हनी जो है उस केस में कितना है, मिनिमम 45 है। तो आपको यहाँ पर एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखनी है, एक मॉइस्चर कंटेंट याद रखना है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर देखो जो सुक्रोज परसेंटेज है उसकी अगर हम बात करते हैं, हनी नॉट लिस्टेड बिलो सुक्रोज परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर लिखा गया सुक्रोज परसेंटेज बाय मास मैक्सिमम की बात हो रही है, तो कितना हो सकता है, यहाँ पर 5% हो सकता है। अगर हम कार्विया कलोसा एंड हनी ड्यू हनी की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10% हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो फ्रक्टोज टू ग्लूकोज रेशियो की अगर हम बात करें,
F/G रेशियो की अगर हम बात करें वो कितना होगा यहाँ पर 0.95 टू 1.50 यहाँ पर होगा रेशियो। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर वाटर इनसॉल्युबल जो मैटर परसेंटेज बाय मास होता है उसमें अगर हम देखें फॉर हनी नॉट लिस्टेड बिलो 0. यहाँ पर 10% मैक्सिमम हो सकता है और उसके बाद में फॉर जो प्रेस्ड हनी होता है उसमें 0.5% मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, याद क्या रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कंटेंट और फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो रेशियो एटलीस्ट ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। देन उसके बाद में देखो यहाँ पर जो प्लांटेशन शुगर होती है उसको लेकर के यहाँ पर ये बोला जा रहा है। प्लांटेशन शुगर की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन शुगर जनरली आप देखोगे कि जो शुगर केन वगैरह से नॉर्मल जनरल शुगर जो व्हाइट शुगर आपको देखने को मिलती है उसको हम प्लांटेशन शुगर बोलते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि कई टाइप की शुगर्स होती हैं, आपको देखने को मिलेगा एक खंडसारी शुगर देखने को मिलती है जो आपके गांव में देखोगे ओपन पैन प्रोसेस से बनाई जाती है। उसमें भी आप देखोगे कि खंडसारी शुगर में दो टाइप की शुगर होती है, दो टाइप की, एक खंडसारी शुगर देसी शुगर होती है, एक खंडसारी शुगर होती है जिसको क्या किया जाता है, जिसमें सल्फर ऐड करके उसको थोड़ा बहुत साफ किया जाता है, तो खंडसारी शुगर सल्फर वाली भी होती है। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन शुगर है उसको लेकर के दो स्टैंडर्ड्स हैं, मॉइस्चर कंटेंट और सुक्रोज। ठीक है, तो अगर हम नॉट मोर देन 0.5% बाय वेट अगर हम देखें तो मॉइस्चर कंटेंट बोल रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट उसमें 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर सुक्रोज की बात करें तो नॉट लेस देन 98%। तो सुक्रोज मेन है, सुक्रोज से ही पता चलेगा कि कौन सा शुगर जो है वो कितना ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पर अगर प्लांटेशन शुगर की बात करते हैं, व्हाइट शुगर की बात करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर नॉट लेस देन 98% जो है बाय वेट यहाँ पर सुक्रोज होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो सुक्रोज है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 98%। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिफाइंड शुगर की, रिफाइंड शुगर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिफाइंड शुगर के केस में आप देखोगे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो यहाँ पर नॉट मोर देन 0.5% होना चाहिए। सुक्रोज की बात करते हैं तो वो यहाँ पर देखोगे कि 99.5% बाय वेट। यहाँ पर आप देखोगे कि जो सुक्रोज का अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर आप देखोगे कि 99.5% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि रिफाइंड शुगर और मीठा है। ठीक है, तो आप देखोगे प्लांटेशन शुगर्स को ही हम आगे जाकर के रिफाइंड शुगर में बदलते हैं। फिर आप देखो जो मिश्री आपको मार्केट में देखने को मिलती है, मिश्री के केस में अगर हम टोटल ऐश देखें तो 0.4%, और अगर हम टोटल शुगर की हम बात करते हैं तो उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 98% बाय वेट देखने को मिलता है, यानी कि इससे कम यहाँ पर सुक्रोज शुगर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एज अ सुक्रोज हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो नॉट लेस देन 98%, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, देन अगर हमारे सामने देखें कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा निकल करके आता है रेडिएशन को लेकर के, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी बहुत हम चीजें देखेंगे। रेडिएशन को लेकर के आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब मार्केट में देखोगे तो आपको मार्केट में मल्टीपल टाइप के फूड देखने को मिलते हैं पैकिंग फॉर्म में, उनके ऊपर आपको एक लोगो देखने को मिलता है जिसको रदुरा लोगो बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उसको रेडिएशन प्रोवाइड किया गया। अब रेडिएशन हम देते क्यों हैं, रेडिएशन से क्या होता है, हम उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे जो कंटामिनेंट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो डिजीज वगैरह कॉज कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं या फिर उनको हम किल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रेडिएशन का यूज करते हैं जिससे हम प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। अब रेडिएशन का यूज तो हम करते हैं, देखो रेडिएशन अच्छा नहीं होता, अगर ज्यादा रेडिएशन दे दिया जाएगा फूड को तो वो हमारी हेल्थ के लिए खराब होगा। तो डोज ऑफ रेडिएशन, यहां पर एफएसएसएआई ने क्या किया है, एफएसएसएआई ने डोज ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का एक डोज जो है उसको डिसाइड किया है कि आप इससे ज्यादा रेडिएशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, इस बात का यहां पर ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर देखो क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास 1 2 3 करके ऐसे करके, और यहाँ पर पर्पस है कि आपका पर्पस क्या है, आखिर आप उसको क्यों कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, राइपनिंग क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर उसके हिसाब से देखो यहाँ पर डोज ऑफ लिमिट लिखा गया है। डोज ऑफ लिमिट इरेडिएशन को जो हम मेजर करते हैं उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। उसके बाद में देखो अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के यहाँ पर रेडिएशन आपको देखने को मिलते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करें, आयोनाइजिंग अगर हम रेडिएशन की बात करें तो इस पे आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि और इसी तरीके से अगर हम नॉन आयोनाइजिंग देखते हैं तो उसमें काफ़ी लेस एनर्जी होती है। तो आयोनाइजिंग का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है गामा रेज और एक्स रेज, ये क्या है आयोनाइजिंग रेडिएशन में काम आते हैं। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल है यूवी रेज। ठीक है, तो इनका हम यूज यहाँ पर नहीं करते, हम बेसिकली किसको यूज करते हैं, हम या तो एक्स रेज को यूज करेंगे
या तो फिर हम गामा रेज का यूज करेंगे। ठीक है, गामा रेज का यूज करेंगे क्योंकि ये आयोनाइजिंग है और इसके साथ ही साथ इसमें जो एनर्जी है वो यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो क्लास 1 है, क्लास 1 में बल्ब हो गया, स्टेम हो गया, रूट ट्यूबर्स हो गया एंड जो राइजोम्स हो गया, ये सब एक जैसी कैटेगरी को यहाँ पर डाला गया है। अगर हम यहाँ पर इनिबिट कर रहे हैं स्प्राउटिंग को तो उस केस में हमको मिनिमम जो देना होगा वो 0.02 किलो ग्रे देना होगा डोज लिमिट, और मैक्सिमम हम 0.2 दे सकते हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लास नंबर 2 की, क्लास नंबर 2 में किसको रखा गया है? क्लास नंबर 2 में रखा गया है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अदर देन क्लास 1, क्लास 1 में जो इंक्लूडेड है उसको यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर हम डिले राइपनिंग कर रहे हैं तो 0.2 मिनिमम हमें देना होगा और मैक्सिमम हम 1% देंगे। अगर इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 0.2 मिनिमम किलो ग्रे यहाँ पर हम देंगे, क्या देंगे? रेडिएशन देंगे, और मैक्सिमम हम 1 यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसके बाद में देखो अगर हम सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस केस में हमें मिनिमम 1% और मैक्सिमम हमें 2.5% यहाँ पर देना होगा, क्या? रेडिएशन देना होगा। किस केस में? हम क्लास 2 फ्रेश फ्रूट की जब हम बात करते हैं। ठीक है, क्लास नंबर 3 में हमने सीरियल्स एंड जो भी इसके मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, उनको हमने यहाँ पर डाला है। तो उस केस में अगर हम देखें, अगर हम इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन कर रहे हैं तो हमको 0.25 मिनिमम देना होगा, मैक्सिमम हमें 1% किलो ग्रे यहाँ पर क्या देना होगा? रेडिएशन देना होगा। अगर हम यहाँ पर रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल लोड कर रहे हैं तो मिनिमम 1% और यहाँ पर मैक्सिमम 5% हम यहाँ पर दे सकते हैं। क्लास नंबर 4 में हमने फिश एक्वाकल्चर और जो सी फूड्स वगैरह होते हैं उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया है। अगर हम एलिमिनेशन ऑफ द जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें मिनिमम 1% तो देना ही पड़ेगा, मैक्सिमम हम 7% तक यहाँ पर 7 किलो ग्रे है, सॉरी परसेंटेज नहीं है, किलो ग्रे है, जो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं चीजें वो किलो ग्रे में दे रहे हैं रेडिएशन में, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में अगर हम सेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं तो उस केस में मिनिमम 1 और मैक्सिमम हम 3 किलो ग्रे यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में देखो क्लास नंबर 5 में हमने मीट एंड मीट प्रोडक्ट को डाला हुआ है। उसमें अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम हम यहाँ पर 7 किलो ग्रे तक का दे सकते हैं। देन सेल्फ लाइफ को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो 1 मिनिमम और मैक्सिमम हम 3। तो देखो अगर हमारा पर्पस सेम है तो लगभग हमारा डोज जो है रेडिएशन का वो भी सेम है, इससे आप एक को याद करके दूसरे को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप देखोगे कि हम अगर ड्राई वेजिटेबल सीजनिंग स्पाइसेस की अगर हम बात करें, कॉन्डिमेंट्स की, ड्राई हर्ब्स की बात करें तो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन को अगर आप कम करना चाहते हो तो आप देखो मिनिमम आपको यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, मिनिमम आपको 6 किलो ग्रे देना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 14 तक दे सकते हो। देखो ड्राई वेजिटेबल्स में क्या हुआ, रेडिएशन का अमाउंट बढ़ गया। उसके बाद में आप डिसइंफेस्टेशन कर रहे हो इंसेक्ट का 0.3 और मैक्सिमम आप 1 तक दे सकते हो। देन 7 का बात करें, यहाँ पर भी ड्राइड फ्रूट ऑफ एनिमल ओरिजिन हम इंक्लूड कर रहे हैं। उस केस में अगर इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन कर रहे हो तो मिनिमम आप 0.3 और मैक्सिमम 1 दोगे। कंट्रोल ऑफ जो मोल्ड है ये यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, अगर आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो तो मिनिमम आपको 1 किलो ग्रे देना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 3 तक दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर 2 है मिनिमम, मैक्सिमम आप 7 तक दे सकते हो। फिर आप देखोगे कि कुछ इथनिक फूड होते हैं, ठीक है, इथनिक फूड होते हैं, मिलिट्री जो राशंस वगैरह होते हैं, स्पेस फूड होते हैं, रेडी टू ईट आप देखोगे, रेडी टू कुक, और जो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड होते हैं उस केस में अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर अगर उसको क्वारंटाइन एप्लीकेशन के लिए यूज करो 0.25 और मैक्सिमम आप यहाँ पर 1 किलो ग्रे आप दे सकते हो। फिर आप देखोगे रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल लोड कर रहे हैं तो 2% है, मैक्सिमम हम यहाँ पर 10 किलो ग्रे, कहीं कहीं पर मैंने परसेंटेज बोल दिया उसको आप ध्यान रखना है, ये सब किलो ग्रे में है। देन यहाँ पर स्टेरलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हमें रेडिएशन देना होता है, मिनिमम हम 5 दे सकते हैं, मैक्सिमम हम 25 यहाँ पर किलो ग्रे तक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी जिसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेबलिंग जब हम करते हैं रेडिएशन प्रोसेस फूड की तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये आपको लोगो देखने को मिलता है।
ये लोगो आपको देखने को मिलता है। तो जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं विद रेडिएशन, यहाँ पर जो होता है रेडिएशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो लेबलिंग वगैरह जब करते हैं, जब हम पैकेजिंग वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर आप देखोगे कि ये लोगो हमें देखने को मिलता है। तो ये लोगो जो है वो मैंडेटरी है। इसको हम कौन सा लोगो बोलते हैं? रदुरा लोगो यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा गया द लेबल ऑफ अ फूड विच हैज बीन ट्रीटेड विद द आयोनाइजिंग रेडिएशन शैल कैरी अ रिटन स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नेम ऑफ द फूड। तो सारी डिटेल वहां पर होनी चाहिए। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिलअप करनी होती है। साथ में ये लोगो होता है, ये ग्रीन कलर का लोगो होता है रदुरा का, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा, उसके बाद में देखो एक और रेगुलेशन है हमारे सामने, किसकी हम बात करते हैं? मेटल को लेकर के। जो यहाँ पर कंटामिनेंट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो रेसिड्यू होते हैं, जो बेसिकली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेटल कंटामिनेंट्स होते हैं, उसको लेकर के अगर हम बात करें, ये भी हमारा एक रेगुलेशन है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है लेड के बारे में। अगर हम बात करते हैं जो कैंड फिश होते हैं, ठीक है, कैंड मीट होता है, एडिबल जेलेटिन मीट एक्सट्रैक्ट होता है, हाइड्रोलाइज प्रोटीन होता है, उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से, पीपीएम के हिसाब से बाय वेट में रखा गया है। कितना? 5 रखा गया है। और ये क्या, किसको लेकर के ये बात हो रही है? नेम ऑफ द मेटल कंटामिनेंट्स। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लेड का अमाउंट, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैगी को लेकर के भी 2015 में मैगी को क्या किया गया था? बैन किया गया था 2015 में, क्योंकि उसमें लेड का अमाउंट बहुत ज्यादा पाया गया था। तो यहाँ पर देखो जैसे इन प्रोडक्ट्स में लेड का अमाउंट कितना है? मैक्सिमम यहाँ पर 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन आप देखो कि एडिबल ऑयल एंड फैट्स में 0.5 हो सकता है। इन्फेंट मिल्क एंड सब्सटीट्यूट एंड द इन्फेंट फूड की बात करें 0.2 हो सकता है। टर्मरिक होल एंड पाउडर दोनों की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर जो हमारा लेड अमाउंट हो सकता है, तो लेड आपको देखने को मिलेगा इसमें, आपको टर्मरिक में देखने को मिलता है, बट इसका अमाउंट जो है वो 10 ppm से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट है मेटल, जिसकी हम बात करते हैं, मरकरी में पाया जाता है फिश। तो फिश के केस में आप देखोगे कि जो मरकरी के केस में आप देखोगे स्पेशली फिश में, तो 0.5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मरकरी का अमाउंट फिश में। अदर फूड्स की बात करें तो उसमें 1 यहाँ पर मैक्सिमम जो है 1 ppm तक हो सकता है। मरकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लगभग पीछे की जो भी चीज़ें थी उनको कवर किया, सारे मोस्टली रेगुलेशंस कवर किए। ये हमारा लास्ट रेगुलेशन चल रहा है, क्रॉप कंटामिनेंट्स। और इसके साथ ही साथ जो नेचुरली अकरिंग जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेटल कंटामिनेंट्स हैं, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन है। आर्टिकल ऑफ फूड की बात करें, ऑल आर्टिकल ऑफ फूड में मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? यहाँ पर लिखा गया लिमिट माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से है, 30 माइक्रोग्राम पर केजी हो सकता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन M1 स्पेशली इन मिल्क की अगर हम बात करें तो उसमें कितना हो सकता है? 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पेटुलिन की बात करते हैं, तो उस केस में एप्पल जूस और एप्पल जूस इंग्रेडिएंट जो होते हैं इन अदर बेवरेजेस, उसमें जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्राटॉक्सिन है, व्हीट और बार्ले और राई में हमें देखने को मिलता है, बट इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना हो सकता है? 20 माइक्रोग्राम पर केजी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे तो बनेंगे। इतना जो भी चीजें हमने यहाँ पर फूड लॉ में कवर करी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में हम कुछ और करंट अफेयर रिलेटेड, लेबोरेटरी का डेटा, FSSAI से रिलेटेड डेटा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपसे कहीं नहीं बोला, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार इसको शेयर कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे क्लासेस रिकॉर्ड करने में, और साथ ही साथ यहाँ पर कोशिश करिए कि आपका समय बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा आपको प्रोवाइड करा सके, ठीक है। एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो इस वीडियो को डिटेल में बहुत अच्छे से देख करके जाना। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, फीडबैक ज़रूर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे एग्ज़ाम तक आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल पाएँ। और अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्व एजुकेशन उसमें आपको कैसे हेल्प कर पा रहा है और क्या आप हेल्प चाहते हो, तो उसके लेकर के आप फीडबैक्स वगैरह यहाँ पर दे सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।